बाकी और कोई नहीं आएगा ना? आएगा। तो सर ब्राउजर चलो बस हो गया। मौका देंगे लड़ने का भी। चलो से मशीन लर्निंग का किसी को कुछ आइडिया है? हम्म। अच्छा, जिसने नहीं पढ़ा है वो बताओ कि पढ़ क्यों रहे हैं मशीन लर्निंग, कुछ भी आइडिया होता? ऑटोमेशन अलग होता है, एमएल अलग होता है। कुछ आइडिया, ताकि मुझे पता चले ना कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है अभी तक। हम्म। कंप्यूटर के बारे में जानना। यहाँ पे अगर नेम से भी देखोगे ना, मशीन है और लर्निंग है। लर्निंग का मतलब क्या होता है ना? तो मशीन्स कैसे सीखेगा, और मशीन को हम सिखाएंगे क्यों? हम्म, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोडिंग के बेस पे भी तो काम कर सकते थे, कि कंडीशन के बेस पे हम लोग लगाते थे, आपको रिजल्ट तो आ जाता था। तो मशीन्स वो चीजें सीख के फिर क्या करेगा, रिजल्ट देगा। तो ऐसा हमारे लिए क्यों जरूरत पड़ गया, बता सकते हो? कि मशीन्स को सिखाना हमारे लिए जरूरत क्यों पड़ गया? आदमी कम पड़ गए क्या? जमाना बदल गया मतलब? ह्यूमन से ज्यादा स्टोर कर सकता है मशीन? नहीं। सबसे ज्यादा स्टोरेज हमारे माइंड का होता है। बचपन की बात है। हम 2 मिनट में सिंगापुर में जा सकते हैं, तो जाएंगे। 2 सेकंड में चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। ठीक है, कि अगर याद होगा, इफ एल्स के बेस पे हम लोग कुछ कंडीशंस बना के काम करते थे, है ना? इफ एल्स का यूज किस लिए होता था, और कंडीशंस क्यों देते थे? ताकि मुझे क्या करना पड़े, कि हर एक डेटा को एक एक चेक ना करना पड़े, है ना? कि वो ऑटोमेटिकली वो चेक करेगा और उसके बिहाफ में क्या करेगा, रिजल्ट आके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्या था, प्राइस का एक कॉलम था, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था, और उसमें क्या था, कुछ प्राइस थे, है ना? इस तरीके से प्राइस था। अब मैंने बोला था कि जिसका प्राइस क्या है, 100 से ज्यादा है, वो प्रीमियम कस्टमर दिखने चाहिए थे, है ना? जो क्या है, 100 से कम है, 50 तक है, वो मॉडरेट, और जिसका क्या है, 50 से कम है, वो चीप, है ना? तो इसके लिए आप क्या कर पा रहे थे, कंडीशंस लिख पा रहे थे, है ना? अब इस चीज के लिए हम क्या कर रहे थे, कंडीशंस लिख पा रहे थे। अब मान लो हमारे पास क्या है, यही डेटा के बेस पे आपको प्रेडिक्ट करना है कि हमारे पास जो भी कस्टमर है, वो प्रीमियम होगा, चीप होगा, और मॉडरेट होगा। उसकी जो वैल्यू है, वो हमारे डेटा से ही मिलना चाहिए। कि हम लोग कंडीशंस क्या लगा रहे थे, 100 का लगा रहे थे, कि 100 से ज्यादा है तो वो क्या होगा, 50 से ज्यादा क्या होगा, वो क्या होगा, और 50 से कम क्या है, वो, है ना? अब ये हम कैसे डिसाइड कर पा रहे थे कि ये 100 ही होना चाहिए, ये 50 ही होना चाहिए, और ये 50 से कम ही होना चाहिए? हम ये कैसे डिसाइड कर रहे थे कि हमें 100 ही लेना है प्रीमियम कस्टमर के लिए? सबसे रेंज हुआ।
हम्म, मतलब सर्विस का प्री रिव्यू 100 होगा। तो जो हमारा रेंज होगा, मान लेते हैं कि 100 से ज्यादा क्या है, अगर बिक रहा है तो ऐसे कस्टमर है जो बाय कर रहे हैं अच्छा खासा। हाँ, वो चीज हमें डेटा देखने के बाद ही पता चलता है। मतलब आप डेटा एनालाइज करते हो उसी टाइम पता चलता है कि आपको रेंज क्या रखना है ना। कि मान लो आपके पास क्या बिलियंस ऑफ डेटा है, ठीक है। अब इसके बेस पे क्या होगा कि हमारे पास एक और बिजनेस प्रॉब्लम आएगा कि अब मुझे क्या करना है। मान लो 1,000 से ज्यादा का अमाउंट का किसी ने बाय किया है और ये सिर्फ वन टाइम है, ठीक है। और बाकी जो 150 और 50 से लेस देने वो क्या है, मल्टीपल टाइम्स बाय कर रहा है। शुरू ही है, अभी तो स्टार्ट, यही बताए। अभी तो स्टार्ट किया है, 5 मिनट ही हुआ है। अभी 5 मिनट ही हुआ है स्टार्ट किए हुए। और लेट क्यों हो जाता है? तो ये जल्दी तो झूठ बोल रही जल्दी निकलो। चलो इधर देखो, इधर देख लो, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ता है कि मान लो आपको प्रेडिक्ट करना है कि जो हमारा ये कस्टमर है, इसके बेस पे क्या है कि हमें पता करना है कि वो प्रीमियम कस्टमर है, चीप कस्टमर है या मॉडरेट कस्टमर है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, कुछ नया डेटा आएगा रियल टाइम में। अब रियल टाइम में क्या करोगे, यही कंडीशंस लगेगा और देख के आप बता सकते हो कि हमारा क्या होगा, प्रीमियम होगा, मॉडरेट होगा या चीप कस्टमर। सिंपल। अब क्या रहेगा, इसी तरीके से दूसरा बिजनेस यूज केस आता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला कि प्राइस के बेस पे ही कर लेते हैं कि जो हमारे पास एक नया कस्टमर है जिसका डेटा क्या है, पुराने कस्टमर से मिल रहा है ना। अब आपको बताना है कि वो कस्टमर कितने का बाय कर सकता है, एक अमाउंट बताना है। कि मान लो जो हमारे पास ये $100 का जो बाय कर रहा था, उसका जो बिहेवियर था वो क्या था। उनके पास क्रेडिट कार्ड था तो इनके पास भी क्रेडिट है। देन इनके पास क्या है कि इनका क्या लोकेशंस, प्रीमियम लोकेशंस पे ये रहते हैं तो इनका भी क्या है, प्रीमियम लोकेशन है। देन उसके बेसिस पे क्या है कि इनका रिक्वायरमेंट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इनका भी रिक्वायरमेंट है मान लेते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो इसने जो बाय किया था वो बाय किया था $200 का, ठीक है। तो इसी चीज के बेस पे आपको बताना है कि ये जो हमारे पास एक नया कस्टमर आएगा वो कितने का बाय कर सकता है, 200 का बाय कर सकता है, उससे कम कर सकता है या उससे ज्यादा कर सकता है एग्जैक्ट। 100 की वही प्री। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्ट नंबर बता दोगे, सेम ये जो बाय किया वही नंबर, या फिर वो कुछ डिफरेंट होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा या सेम होगा। डिफरेंट यूज करते हैं। सिमिलर होगा लेकिन क्या होगा, एग्जैक्ट सेम नहीं रहेगा कभी भी, है ना। तो वहां पे क्या रहेगा कि आप जो कंडीशन के बेस पे काम कर रहे थे वहां पे वो काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है कि आपका डेटा चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन द प्रेडिक्शंस। तो यहाँ पे क्या होगा कि कंडीशंस के बेस पे आप कितना कंडीशंस लगाओगे। मान लो 3 था तो आपने 3 लगा दिया। इस तरीके से मान लो क्या है कि हर एक यूजर का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक क्या है, यूनिक कंडीशंस है। तो हर एक के लिए क्या आप कंडीशंस लिख पाओगे, नहीं ना। तो आप, क्वेश्चंस क्या था कि अब आपको प्राइस प्रेडिक्ट करना है कि ये इतने का बाय करेगा, ये इतने का बाय करेगा, ये इतने का बाय कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल इसमें जो एक पॉपुलर यूज केस रहता है वो हाउस प्राइस प्रेडिक्शंस का रहता है। कि मान लो क्या है कि हमारे पास कुछ कस्टमर्स है जो घर बाय करना चाहते हैं, ठीक है। तो घर में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, फीचर्स होते हैं। पहला एरिया, लोकेशंस, देन बीएचके, है ना। और उसके बेस पे प्राइस, और भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है बट क्या है हम 3 लेके चले। एरिया जितना ज्यादा होगा प्राइस उतना ज्यादा होगा, है ना। लोकेशंस, क्या आप जितना प्रीमियम लोकेशंस में रहोगे उतना ज्यादा क्या होगा, प्राइस ऑटोमेटिकली जाएगा। देन नंबर ऑफ बीएचके बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ प्राइस भी बढ़ जाएगा, है ना। कि मान लो ये 2 BHK है, इसके प्राइस 2 CR है। इसी तरीके से क्या है, ये 100 या फिर 1,000 स्क्वायर फीट है, इसमें क्या है लोकेशंस मान लेते हैं दिल्ली का है, और इसमें क्या है 3 BHK। अब इसके बेस पे क्या होगा, इसकी प्राइस कुछ ज्यादा होगी, है ना। अब इसी तरीके से एक नया यूजर आएगा हमारे पास, ठीक है। अब उसके बेस पे आपको बताना है कि इनका क्या है कि ये जो एरिया है वो 1,500 स्क्वायर फीट का लेना चाहते हैं, ठीक है। एंड देन वो भी मुंबई लोकेशंस पे, एंड देन 2 BHK, ठीक है। अब उसकी प्राइस क्या हो सकती है बता सकते हो, ज्यादा होगी। और ये कभी भी क्या होगा, सेम प्राइस नहीं होगा अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास
पहले जो हमने किसी के साथ सेल किया होगा, है ना। क्योंकि अगर मान लो एक ही जगह पे एक ही अपार्टमेंट है और दो लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है, कि मान लो दो लोग क्या करें, सेम फ्लोर पे बाय कर रहे हैं, तो आप देखोगे फिर भी क्या है, दोनों का प्राइस अलग होता है ना। क्यों अलग होता है? सब चीज सेम जगह पे है, सेम फ्लोर पे है, प्राइस थोड़ा सा भी अलग होता है। क्यों होता है? नहीं, दोनों 2 BHK ही है, सेम फ्लोर पे है ना। फर्नीचर होगा या फिर पहला होता है कि आप जिससे बाय कर रहे हो उसने कमीशन कितना लिया है, पहला ये रहेगा। दूसरा, फर्निश नॉन फर्निश के बेस पे कर सकते हो, है ना। बाकी अगर सारी चीजें सेम है तो ये दो चीजें क्या है, वो डिफरेंट हो सकता है। तीसरा, कि आप जो सेल कर रहे हो वो कुछ और बोल बोल के सेल कर रहे हो, सामने वाला कुछ और बोल के सेल कर रहा होगा, है ना। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। अगर इसकी प्राइस 2.3 CR है तो इसकी भी प्राइस क्या होगी, 2.35 या 38, कुछ इसी तरीके से होगा, एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, है ना। तो आप इसमें कंडीशन के बेस पे कुछ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि कंडीशंस जब लगाते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू के बेस पे लगाते हैं, अगर याद होगा तो, कि अगर इतना वैल्यू है, इतना से ज्यादा है, तब क्या होगा, इतनी प्राइस होगी, इतने से ज्यादा है तब इतनी प्राइस होगी। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, कि रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कंडीशन के बेस पे कोडिंग। अगर करते भी हो तो उसके लिए क्या होगा, फिर आपको मल्टीपल कंडीशंस लिखना पड़ता है ना। तो वहाँ पे जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होता है वो फेल हो जाता है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग किसको बोलेंगे? जहाँ पे कंडीशंस खुद से लिखते हैं मैनुअली, इफ एल्स के बेस पे जितने कंडीशंस लिख सकते हो उतना सारा लिखते हो, तो ये हमारा क्या होता है, ट्रेडिशनल। कि हम लोग क्या करें, सारा चीज खुद लिख रहे हैं ना। अब हम क्या करते हैं कि वही चीज अगर हमारे लिए मशीन कर दे, मतलब कि जो कंडीशन है, कि हमें कंडीशंस ना लिखना पड़े, वो कंडीशंस क्या करें, मशीन खुद ब खुद डेटा से निकाल ले, कि ये कंडीशंस होगा, इस तरीके का होगा, इसकी प्राइस इतनी ऑटोमेटिकली होगी, इस तरीके का कंडीशंस होगा उसकी प्राइस इतनी हो जाएगी, इस तरीके का कंडीशन होगा उसकी प्राइस इतनी होगी। अगर ये है क्या हो, ऑटोमेटिकली निकल जाए तो हमारा काम इजी हो जाएगा, है ना। तो वो चीज कैसे निकाल पाएंगे हम लोग डेटा से? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें फिर क्या करना पड़ेगा, कि डेटा से कुछ ना कुछ पैटर्न निकालने पड़ेंगे, है ना। पैटर्न निकालने का मतलब क्या होता है, कि बेसिकली आपके पास कुछ भी डेटा है, कि फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया था मशीन लर्निंग का स्टार्टिंग क्लास में भी, एक बेसिक एग्जांपल, किसके बेस पे, कि आपके पास कुछ डेटा होगा एक्स और वाई करके, और इसमें क्या होगा, इस तरीके से कुछ डेटा है, ठीक है। तो इसमें क्या पैटर्न आपको दिख रहा है? इसी तरीके से मैंने एक और बनाया था, अगर याद होगा तो, 2, मान लेते 1, 1, 2, 4, 3, 6, 8, 3, 8, ठीक है। इसके बेस पे क्या होगा, और एक और बना लेते हैं यहीं पे, एक्स और वाई, 1, 3, 2, 5, 3, इसको मैं 4 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा पैटर्न कॉम्प्लेक्स बने, ठीक है। इसको 5 कर देता हूँ, और 4 का, या फिर मैं 8 लिख देता हूँ, 8 का। अब बता सकते हो कि बेसिकली आपको इसमें क्या दिख रहा है, कि जब आपके पास ये होगा तो वैल्यू ये आ रही है, अगर ये है तो वैल्यू ये आ रही है, और ये है तो वैल्यू ये आ रही है। तो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, कि मान लो इसमें क्या है, कि मेरे पास 8 है, तो 8 के रिस्पेक्ट में क्या नंबर आएगा, इसमें भी 8 के बेस पे क्या नंबर आएगा, इसमें भी 8 के बेस पे क्या, सॉरी 10 के बेस पे क्या नंबर आएगा, मान लेते हैं। आपके पास 3 डिजिट है, इसके बेस पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर 8 रखते हैं तो 8 के बेस पे क्या आंसर आएगा, और यहाँ पे 8 रखते हैं तो उसके बेस पे क्या आंसर, और वहां पे यहाँ पे 10 रखेंगे तो क्या आंसर। या तो फिर अगर 10 10 रखना चाहते हैं तो सिमिलर रखते हैं 10 और 10, तो क्या आएगा, क्यों? वेट कर।
तो आपने सिंपल क्या देखा है यहाँ पे, पैटर्न देखा है ना, क्योंकि एज अ ह्यूमन हम भी क्या करते हैं, लॉजिक सॉल्व करने के लिए पैटर्न का ही यूज करते हैं, है ना। तो ये चीज अगर हम मशीन को बता पाए कि ये पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, तो हमारे बिहाफ में वो मशीन काम कर सकता है। और मशीन्स में क्या होता है, कैलकुलेशन इजी होते हैं, है ना। तो अगर आपको कैलकुलेशन इजी करना है, तो कैलकुलेशन के लिए आपको सिर्फ इसको इक्वेशन याद होगा कि कोई भी इक्वेशन दे दोगे, ये सॉल्व करके आपको जल्दी से दे देगा, जस्ट लाइक कैलकुलेटर, ठीक है। उसके लिए रहते थोड़ा सा कोडिंग की। देन इसके बेस पर आपको क्या पैटर्न मिला था, यहाँ पे x इक्वल टू वाई, जितना x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू, है ना। तो इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर आपके पास अननोन डेटा होगा, कि मान लो इस पैटर्न के बेस पे एक अननोन डेटा आया, जिसकी वैल्यू क्या है 20 है, अब आप बता सकते हो उसके बेस पे क्या होगा, y 20। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा कि यहाँ पे जो x है, ये जो y है, वो क्या है, x स्क्वायर है ना। कि जो भी हमारे पास x की वैल्यू होगी, उसका डबल स्क्वायर रूट क्या होगा, y। सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है, दो का गैप है, तो क्या लिख सकते हैं कि x प्लस x, है ना। तो ये लिख सकते हैं, यही इसका पैटर्न है। अब इस पे बेस पे क्या होगा कि चाहे ये नॉन नंबर हो, चाहे इसके लिए अननोन नंबर हो। नॉन का मतलब क्या हो गया, किसी डेटा सेट में होगा तो उसको बोलते हैं कि उसके पास क्या है, नॉन है। एंड देन उससे बाहर भी होगा तो भी क्या करेगा, वो सही आंसर करेगा, है ना। तो पहले जो हम लोग करते थे, वो सिर्फ क्या करते थे, कंडीशंस करते थे डेटा के बेस पे, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डेटा से एक पैटर्न निकाल रहे हैं और उस पैटर्न को क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, है ना। अब यही हमारा क्या बन गया, कंडीशंस बन गया। और ये कंडीशंस क्या हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, है ना। तो यही काम हमारे लिए मशीन लर्निंग करेगा, कि जो हम मैनुअली लॉजिक लिखते थे, वो लॉजिक हम ना लिख के क्या करेंगे, वो डेटा से निकालेंगे। डेटा आपके पास गिवन होना चाहिए, ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हो, इससे पैटर्न निकाल सकते हो। तो ये डेटा हमारे पास गिवन था, जैसे मैंने आपको दिया था। तो ये क्या होगा कि कंपनी आपको देगी, इसके बेस पे क्या होगा कि आप कुछ ना कुछ परफॉर्म करोगे एंड देन ये निकालोगे। जैसे ये निकल जाएगा, आप क्या कर सकते हैं, इसको रियल वर्ल्ड में यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, तो सिंपली एक्स का वैल्यू आएगा, देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे अगर एरिया को सिर्फ लेके चले, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि वाई इक्वल टू जो भी एरिया है प्लस जो भी वैल्यू करते हैं, और वही हमारा क्या रहता है, प्राइस निकल जाता है ना। तो ये सिंपल क्या रहता है हमारे पास, कि एक पैटर्न रहता है ना। और ये पैटर्न हम क्या करेंगे, मशीन्स को दे देंगे, है ना। और ये पैटर्न हमारे लिए कौन फाइंड करेगा, मशीन ही फाइंड करेगा। क्योंकि मैनुअली फाइंड करना क्या है कि इजी कॉम्प्लेक्स इजी चीजें हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तुरंत कर पा रहे हैं। यही चीज क्या रहता है, दो तीन कॉलम के बेस पे रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है, तो हम फाइंड कर पाते हैं, कर लेते हैं। क्योंकि जितनी भी चीजें एज अ ह्यूमन ही हम लोगों ने ही किया है, ठीक है। तो रियल में क्या होता है, कुछ पैटर्न्स कॉमन होते हैं, ठीक है। तो आपके पास 8-10 कॉमन पैटर्न होते हैं, जिसके बेस पर आप क्या करते हो, चीजें करते हो। तो ये जो पहला पैटर्न था, वो किस पैटर्न को फॉलो करता है, तो ये लाइन को फॉलो करता है, ठीक है। जितना भी हम लोग ने देखा ना, एक सिंपल लाइन को ही फॉलो करता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, लाइन इक्वेशन हो जाता था, ठीक है। तो ये लाइन को फॉलो करता है, तो इस तरीके से लाइन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया। इसी तरीके से पॉलीटर्नोमियल हो जाएगा। देन कुछ फॉर्मूलाज को क्या करता है, हमेशा फॉलो करता है, क्योंकि नेचर में क्या कुछ पैटर्न फिक्स है ना। इसी तरीके से जो कॉमन पैटर्न है, उसका आपको क्या याद रखना पड़ता है, इक्वेशन याद रखना। और ये जो इक्वेशन होते हैं, वही क्या होते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। ये समझ में आया। अब मशीन को हम क्या सिखाते हैं, मशीन क्या सीखता है, तो पैटर्न सीखता है, ठीक है। और पैटर्न सीखने से क्या होता है कि आपको जो लॉजिक लिखना पड़ रहा था, वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिंपली आप डेटा पास करते हो, उससे वो क्या करता है, खुद ब खुद लॉजिक और पैटर्न निकाल लेता है, और उसके बेस पे जब भी आप डेटा देते हो, ऑटोमेटिकली क्या करता है, आंसर करता है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, पहला रियल टाइम, रियल टाइम आंसर, कि जैसे आप इनपुट दोगे तो क्या होगा, दूसरा ये तो इसी के डेटा के हिसाब से आता है। स्पीड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि जो भी आपका प्रोसेसर फेमस प्रॉब्लम है, कि मान लो एक लोड एप्लीकेशन आप चला रहे हो, ठीक है।
कि आपको क्या करना है, लोन मारना है। तो लोन क्या करते हैं, पेपर चेक करते हैं। अब पेपर में अगर टाइम लगेगा तो जो बंदा है यूजर दूसरे बैंक के पास जाना है, और वो थोड़ा सा इसके अंदर पास का तो क्या होगा, पास का मिलेगी। तो वो जो लोन बेसिस आपके पास आने वाला था वो आपसे डेटा करेंगे। और इससे क्या लॉस होता है बैंक वालों को, लोन नहीं जाएगा, लोन नहीं जाएगा बैंक वालों को उठाता है इंटरेस्ट में इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट बनता है ना दंड की राशि में। ये जितना ज्यादा आपके पास अमाउंट है जब तक वो इंटरेस्ट किया जाएगा तब तक क्या आपको बैंक सैलरी बैंक को सारा लॉस भी होता है। वो इंटरेस्ट क्या है कि जितना ज्यादा आप लोन रखिए हर एक बैंक में क्या है कि इस अमाउंट ऑफ लोन अपनी इससे ज्यादा भी करते हैं जैसे क्या होता है कि आपको सेविंग का पास टाइम भी देखा होगा कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के भी कॉल आते हैं क्यों लोन के लिए जितना ज्यादा यूज करते हैं और ये चीज वो बोलते हैं कि आप क्या कर सकते हो विदिन 5 मिनट्स आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो आपका अप्रूव हो जाएगा अगर आपका सारा तो कैसे पॉसिबल होता है। तो बेसिकली आपका जो डेटा है वो क्या करता है उसके पास जो पड़ा हुआ डेटा था उससे उन्होंने क्या किया एक पैटर्न निकाला है, ठीक है। और आपका डेटा क्या होता है इस पैटर्न के पास जाता है और ये पैटर्न के साथ देखता है कि हमारे पास जो पुराने कस्टमर का बिहेवियर था और इस कस्टमर का कहीं का मैच हो रहा है और जिस कॉम्बिनेशन से मैच होगा उसके बेसिस पे क्या होगा आपको रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट में क्या आएगा कि आपको लोन मिल सकता है या नहीं। तो सर ये एंट्री कर सकता है जिसकी ट्रांजैक्शन रहेगा कोई मूवी चेक तो हिसाब से कितना बैलेंस रखते हैं वो अलग चीज है। अभी हमारे पास क्या रहेगा पानी का डेटा रहेगा पैसा पुरानी लोगों को मिलता है। दूसरा क्या होता है अमाउंट कि कितना अमाउंट मिल सकता है। तो हर एक यूजर को अलग अलग अमाउंट मिलता है। मान लो आपको लेना है दोनों को लोन हो गया दोनों को लेना क्यों दोनों में क्या था अमाउंट का डिफरेंस दिखेगा तो अलग अमाउंट का अलग ऐसा क्यों रहता है क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न रहता है इसका पैटर्न की और बिहेवियर को देखा था और यहाँ पे जो देखा जा रहा था वो क्या है पूरा कंडीशन उसके बेसिस पे क्या था कि ये सारा चीज क्या होगा आपने पैटर्न में बेसिस किया है वो रियल टाइम और रियल टाइम में क्या होगा टाइम की चीजें तीसरा जो बचता है वो कॉस्ट कैसे बचता है पेपर को इतना करने पड़ता, पेपर को देखना नहीं पड़ता, उससे क्या बेनिफिट होगा टाइम से पैसे होते हैं। कि मान लो लोन अप्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है कि पहले हमारे पास एक एजेंट रहेगा जो क्या करेगा जाएगा सामने वाले से पेपर फिल करवाता था है ना। दूसरा कि वो पेपर चेक करता था क्रॉस चेक करता था है ना। देन उसके बेसिस पे क्या होता था कि सारी चीजें करता था। तीसरा कि उसको कितना अमाउंट मिलना चाहिए नहीं फिर वो क्या होता था बैंक मैनेजर फिर सारी चीजें पेपर को दोबारा देखता था है ना। तो उसमें क्या था 2-3 दिन 4 दिन का टाइम लग जाता था। पहला ये हो गया। दूसरा कि आपने 2-3 अलग अलग एम्प्लॉय रखने पड़ते थे। अब उसकी जगह पे क्या है कि आपका एक वन टाइम कॉस्ट लगता है जब आप मशीन लर्निंग में क्या करते हो चीजों को ट्रेन करते हो। देन उसके बेसिस पे क्या होगा कि आपको ये रियल टाइम में आंसर दे रहा है विद इन जैसे यूजर क्या करेगा एज अ कोई एप्लीकेशन डेटा पुट करेगा क्योंकि तो आजकल इनका सारा मतलब चीज क्या क्या होता होता है है? कोई भी ऑनलाइन तो जैसे हम क्या करते हैं जैसे यूजर इनपुट करता है तो पहला कि जो फॉर्म फिल करवाता था उसका जॉब वहां से हटा। देन वो एम्प्लॉय में रखने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा जो उसको क्या करता था वेरीफाई करता था उसका भी टाइम बचा कि ऑटोमेटिकली क्या होगा वेरीफाई होगा बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो ये दो लोगों का क्या हो गया हमारा कॉस्ट बच गया। तो इसीलिए क्या होता है कि कंपनी इसको ज्यादा प्रीफर करती है। अब लेकिन ये प्रेफरेंस तभी होगा जब आपका जो पैटर्न है वो आपका रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में एक्यूरेसी ज्यादा रहेगा। ठीक है। मान लो आपने एमएल मॉडल बना लिया और एक्यूरेसी है ही नहीं उस मॉडल का कोई काम। मान लो आपको मैंने जॉब में रख लिया लेकिन आप जो भी काम कर रहे हो वो गलत हो आपको जॉब में रखने से कोई फायदा। तो क्या होगा मशीन के साथ भी यही होगा कि जब तक एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी मान लेते हैं 80 90 99 कुछ भी हो सकता है अपने हिसाब से क्या करते हैं एक्यूरेसी का परसेंटेज रखते हैं है ना। ये इंडस्ट्री बेस्ड रहता है कौन से इंडस्ट्री में मैक्सिमम कितना अभी तक गया है उसके बेस पे क्या रहता है ये सारी चीज़, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट अपने इंडस्ट्री का क्या हायर अचीव करना रहता है। ठीक है जैसे क्या जीपीटी का देखोगे उसका एक्यूरेसी कितना है
91% के आसपास। ठीक है, कि अभी भी वो क्या करता है कि 10 में से एक का आंसर गलत होता है। ठीक है, तो वो चीज क्या रहता है, एक्यूरेसी बेस रहता है। ठीक है, जब उन्होंने उतना डेटा के बेस पे पैटर्न फाइंड किया, फिर भी क्या है 91% एक्यूरेसी। हर एक इंडस्ट्री में अपना एक्यूरेसी होगा, उसके बेसिस पे आपको कि अगर आप अपना एक्यूरेसी अचीव कर पा रहे हो तो क्या करोगे, एआई एमएल का यूज करो, है ना। इसीलिए क्या होता है कि हर एक फील्ड में एमएल का use होता है। ठीक है? क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, विदाउट ह्यूमन तो हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं लाइक अ ह्यूमन। ठीक है, उसमें क्या होता है कि बेसिकली कुछ फिक्स पैटर्न को ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लो हमने क्या बनाया था, एक बैंक लोन अप्रूवल सिस्टम बनाया था। इसका सिर्फ काम क्या रहेगा, इसके अलावा ये कोई काम कर सकता है। तो मशीन लर्निंग में ये रहता है कि किसी एक काम को वो कैसे करता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि ये किसी एक डेटा पे ही ट्रेंड है। क्योंकि हम, तो चैट जीपीटी क्या होता है, इसी तरीके से हर एक डेटा के साथ ट्रेंड है, इसीलिए क्या करता है वो सारे काम करता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करें, बेसिक लेवल पे क्या करते हैं, किसी एक चीज पे काम करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या कर सकते हो, डेटा बढ़ाते हैं। और डेटा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे फिर क्या चाहिए सिस्टम को, कि ऑन एन एवरेज अगर आप डेटा लेते हो, है ना, टेक्स्ट डेटा ही लेते हो, तो ऑन एन एवरेज इंटरनेट में कितना टेक्स्ट, और आपके पास उतना स्टोरेज है रखने के लिए, तो आप कभी भी क्लाउड का यूज करोगे तो कभी भी आप क्या करते हो, बड़े मॉडल बना नहीं पाओगे। तो बड़े मॉडल बना कौन पाएगा, जिसके पास क्लाउड अपलोड करने की सुविधा है, या फिर जिसके पास क्या है ना, गूगल ड्राइव यूज करते हो, बस वही है, वही है ड्राइव। ठीक है, ड्राइव में क्या रखते हो, सिर्फ डेटा रखते हो और कहीं से भी एक्सेस करते हो इंटरनेट की। तो वही हमारे क्या होता है, आपका क्लाउड होता है। ठीक है, क्लाउड का मतलब होता है कि इंटरनेट के बेसिस पे आप कोई भी चीज कहीं से भी एक्सेस कर पा रहे हो, मतलब वो cloud। ठीक है, देन क्लाउड में क्या आता है, पैसा लगता है, और चूंकि डेटा नहीं है, पहला प्राइवेसी कंसर्न, क्या आप इंटरनेट में हर एक डेटा को नहीं क्या कर सकते, स्टैप कर, क्यों, प्राइवेसी और डेटा लीकेज, कि आप क्या करो, डेटा लीकेज है ना। तो जैसे देखोगे तो चैट जीपीटी में क्या है, अभी बहुत सारे केस चल रहे हैं कि हर एक कोई ना कोई बंदा क्या करता है, केस करते रहता है। क्यों करता है, क्योंकि क्या है, इंटरनेट में सारे डेटा क्या करता है, कहीं से भी डेटा उठा के डाल दिया, फिर उसके बेस पे क्या होता है, सारे आंसर उनका करते हैं। कि मान लो मुझे क्या करना है, कोई बुक है, उस बुक का क्या है कि मुझे नहीं पे मिल रहा है फ्री में, तो मैं क्या करूंगा, चैट जीपीटी से एक बार पूछ के बोलूंगा कि ये जो बुक का समरी है, ये फिर बुक का क्या है, पूरा चैप्टर वाइज क्या करो, तो मुझे डिटेल से एक बार क्रिएट करके कंटेंट दे। तो अगर उसने क्या किया होगा, उस बुक के बेस पे ट्रेंड किया होगा, तो ऑटोमेटिकली वो कंटेंट जनरेट होगा। और क्योंकि ऑथर का काम क्या होता है, अगर वो फ्री में जनरेट हो पा रहा है, मतलब उसको पैसा नहीं कमा पाएगा। और क्योंकि ऑथर ने कहीं पे भी उसको फ्री नहीं रखा था, मतलब वो क्या हुआ, लीगल हुआ। इसी के बेस पे फिर क्या करता है वो, बेस कर, समझ में आया। तो ये चीज क्या रहता है कि हमने कभी भी इसको फ्री नहीं किया था, और ना ही चैट जीपीटी मुझसे ऑथेंटिकेशन दिया है कि मैं इसको एज ए ट्रेनिंग के लिए यूज करूँ। तो फिर क्या होता है कि आप इलीगली यूज करें। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मशीन्स को ही सारी चीजें, मशीन्स को सिखाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। मान लो आपको बचपन से कोई भी चीज सीख रहे हो, तो कैसे सीख रहे थे, तो इन्वायरमेंट के बेसिस पे देख रहे थे, मतलब आप डेटा कलेक्ट कर रहे थे, है ना, कि सामने वाले को देख रहे थे कि मान लो कोई बच्चा होता है 2 साल 3 साल तक नहीं बोल पाता, है ना, फिर अचानक बोलता है। तो बेसिकली क्या करता है, वो कॉपी करता है ना, कि देख रहा है कि जो सामने एज अ ह्यूमन है वो क्या कर रहा है, उसका क्या पैटर्न है, वो किस तरीके से चीजें बोल रहा है और किस चीजों को वो क्या बोलता है, वो ऑब्जर्व करता है। ठीक है, जैसे एक लेवल तक क्या होता है, उस पे पैटर्न रिकॉग्नाइज करने का आ जाता है, कोई बात नहीं। हम्म, कोई नहीं, तो ऑनलाइन कनेक्ट कर लोगे और क्या, ऑनलाइन का ऑप्शन है ना, वाईफाई चल रहा है, हाँ, तो ऑनलाइन कनेक्ट कर लो। सर ये पीडीएफ भेज दो यार। भेज देंगे, चलो कोई नहीं, अब ऑनलाइन कनेक्ट करने की जरूरत नहीं।
तुम्हें समझ में आ रहा है? बताओ क्या बताया कुछ। सर मैं बता रहा हूँ, देखो मशीन लर्निंग का मैक्सिमम यूज होता है ना जो करंट है वो मल्टीपल कंडीशंस है उनको फुलफिल कर सके, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, ठीक है ना, वही होती है मशीन। मशीन लर्निंग सिंपल सा होता है, जो भी आपके पास डेटा है उसमें से पैटर्न निकालना, और वो पैटर्न निकालने का तरीका ही होता है मशीन लर्निंग। देख लो कि तो पैटर्न निकाल रहे हो मतलब मशीन को कुछ सिखा रहे हो, है ना? क्योंकि बचपन में हम लोग क्या करते थे, पैटर्न ही रिकॉग्नाइज करते थे। सर वो जो स्टॉक्स के वो ग्राफ ऊपर नीचे होते रहते हैं वो यही होती है मशीन। नहीं, वो तो बाय वो तो फेट होता है। बाय और सेल का बाय रेशियो, फेट वो रियल टाइम होता है, वो कोई प्रिडिक्शंस वाला नहीं होता। अगर कोई 10 10 खरीदेगा तो कम कर जाए, 10 सेल कर देगा तो डाउन हो जाए। वो वो रियल अलग टाइम चीज है। वो कैसे होता है? जैसे मैं जैसे क्लिक किया, क्लिक एक सेकंड में कब हो जाएगा उसका सप्लाई डिमांड को। चलो कोई नहीं, वो अलग बाहर में तुम डिस्कस कर लोगे, ठीक है? तो मशीन लर्निंग में हमारा क्या रहता है, जिस तरीके से हम लोगों ने बचपन से सीखा है उसी तरीके से मशीन भी सीखेगा, सिंपल से बात है। हाँ। जैसे हम आसपास देखते थे तो हमें डेटा कलेक्ट होता था, कि हम क्या करते थे, आसपास देख के डेटा कलेक्ट करते थे। और डेटा के बेस पे दो चीजें होती थी, पहला कि इनपुट क्या जाएगा और उसके बेस पे आउटपुट क्या आएगा। यही रहता था कि अगर कोई भी बच्चा क्या बोलता है, तो पहला मम्मी, है ना? तो मम्मी का मतलब वो क्या समझता होगा कि मम्मी एक इनपुट है खाना और दे एज ए आउटपुट क्या है, खाना जो उनके पास हमेशा होता है ना? कि वो देखता है कि जो भी हमारे पास उसका सीनियर, जो भी हमारे पास पर्सन होते हैं, वो मम्मी किसको बोलते हैं, जो उनके आसपास हमेशा होता है, जो उनका केयरिंग करता है ना? तो वही क्या समझता है, उसी को वो मम्मी समझता है। अगर बच्चे को मैं शुरू से बता दूं कि जो आपका केयरिंग कर रहा है वो क्या है, एज अ पापा है, पापा, पापा जो होते हैं। पापा, तो मम्मी को ही पापा बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, आंटी। हाँ, ठीक है। तो अपने मम्मी को क्या करेगा, आंटी ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि वो देख रहा है किसी और को, वो क्या कर रहा है कि कोई एक और बच्चा है जो क्या कर रहा है, इसकी मम्मी को आंटी बोल रहा है, तो ये बच्चा क्या करेगा, इससे सीख रहा है और ये क्या कर रहा है, इसको भी आंटी ही बोलेगा। ठीक है? तो जो चीज वो देखता है, जो चीज वो समझता है, वही चीज क्या करेगा, सामने वाले को बोलेगा, जब तक उसका क्या हो, एक खुद का लॉजिक बिल्ड नहीं। तो यही चीज क्या होता है कि हम लोग करते हैं, तो यही चीज हमें मशीन के साथ करना होता है कि मशीन में जिस तरीके का डेटा जाएगा उसी तरीके का वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करेगा और उसी तरीके से वो आंसर। अगर आपने कुछ गलत डेटा फीड किया है, गलत तरीके से फीड किया है, तो आंसर भी गलत। आपने वही चीज सही तरीके से फीड करते हो एंड देन फिर क्या करते हो, थोड़ा सा ट्यूनिंग करते हो तो सही आंसर। तो वो यहाँ पे डेटा कैसे आएगा, कि रियल वर्ल्ड में क्या करते थे, आसपास देखते थे तो व्हाइट बोर्ड हमारे पास सेंसर होते थे। कौन कौन से सेंसर होते हैं? कौन कौन से? टच, सिक्स थर्टीन। तो ये जो भी हमारे पास था उससे क्या कलेक्ट होता है, डेटा ही कलेक्ट होता है। तो मशीन के पास ऐसा कुछ नहीं है, वो डेटा कैसे लाएगा, जो तो हमें डेटा देना पड़ेगा। और वो डेटा कहाँ से आएगा, रियल वर्ल्ड में। तो अलग अलग कंपनी से डायरेक्टली डेटा डाउनलोड कर सकते हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे भी मिल जाता है, और ये डायरेक्टली कंपनी भी प्रोवाइड करती है। ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, वहां से डेटा डाउनलोड कर सकते हो और उसको क्या कर सकते हो कि कुछ एल्गोस में डाल सकते हैं, एल्गोरिदम्स, एल्गोरिदम मतलब प्रीडिफाइंड इक्वेशंस। प्रीडिफाइंड इक्वेशंस किस पे डालते हैं, कि रियल वर्ल्ड में क्या है, पैटर्न। तो अगर मुझे लगता है कि ये डेटा के बेस पे ये पैटर्न ज्यादा सुटेबल है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ये लगा देंगे, और उसके बेस पे ये क्या करेगा, वो सीखेगा कि कौन सा पैरामीटर कैसे ऑप्टिमाइज करना है ना? उसके बेस पे एक इक्वेशंस बना के देगा, और यही इक्वेशंस हमारा पैटर्न है। ठीक है? और ये जब सीख जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग। तो ये प्रॉपर है क्या था, मशीन लर्निंग आपका था ना? तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो यही सारा चीज क्या रहेगा, अब यहाँ पे रहेगा। ठीक है? मशीन लर्निंग जब आप पढ़ते हो तो आपका जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ होगा कि आपने डेटा साइंस के बेस पे बात किया था। देन इसमें क्या होता है, मल्टीपल फील्ड्स होते हैं, कि डेटा साइंस कोई एक फील्ड नहीं है, इसमें क्या अलग अलग फील्ड कंबाइन है। तो अगर आप डायरेक्टली क्या करते हो, एज ए एनालिस्ट काम करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, है ना? तो इसमें क्या था, आप एनालिस्ट के काम करते हो, है ना?
जो आपने किया था। दूसरा बिग डेटा। बिग डेटा क्या होता है? डेटाबेस को बड़े रूप डेटा इंजीनियर्स जिसको बोलते हैं, डेटा इंजीनियर्स का रूप रहता है। बेसिकली आपके पास क्या है, डेटा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो कोई एक बंदा क्या करेगा, उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, कि वही एनालाइज कर रहा है, वही उस डेटा को हैंडल भी कर रहा है, वही क्या कर रहा है, मॉडल भी बना रहा है। तो उसमें क्या होगा, वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा, है ना। दूसरा, ये हो सकता है कि मशीन लर्निंग के बेस पे उसका क्या है, एक्यूरेसी कम हो जाए, क्योंकि एक ही काम तीनों लेवल पे कभी भी क्या होता है, जल्दी नहीं होता। आप किसी दो काम में क्या कर सकते हो, एक्सपर्ट हो सकते हो, दो काम तीन काम में क्या होगा, हाईली होता है। लेकिन क्या होता है, किसी एक काम में आप क्या करते हो, ज्यादा इनपुट दे पाते हो, है ना, उसके बेस पे क्या होता है, उसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा आती है। इसीलिए क्या होता है कि आप देखोगे कंपनीज में हर एक के लिए अलग अलग रोल रहते हैं। ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स का अलग रहेगा, बिग इंजीनियर्स का मतलब डेटा इंजीनियर्स का अलग रहेगा, और एमएल और एआई का अलग रहता है। डेटा इंजीनियर क्या काम करता सिंपल है, जो भी आपके पास रियल वर्ल्ड में डेटा कलेक्ट हो रहा है, कि मान लो आप क्या कर रहे हो, एग्जांपल ले लेते हैं यूट्यूब का। यूट्यूब में क्या आता है, मल्टीपल क्रिएटर्स हैं, और हर एक सेकंड में कितना वीडियो अपलोड होता होगा, है ना। तो मान लो वो जो वीडियो अपलोड हो रहा है, मतलब वो डेटा स्टोर करना ही पड़ेगा हमें, है ना, तभी तो क्या होगा, अपलोड होने के बाद दिखेगा आपको। है। अब वो स्टोर जो हो रहा है वो किस तरीके से होगा, कहाँ पे होगा, किस तरीके से स्ट्रीमिंग करेगा, देन रियल टाइम में किस तरीके से कौन सी चीजें उसके साथ अटैच होगी, वो सारा पाइपलाइन डिजाइन करने का काम होता है बिग डेटा वाला। ठीक है, कि आपके सिस्टम में एक बिग डेटा आएगा, मतलब क्या है, नंबर ऑफ डेटास वो ज्यादा होंगे, वो टीबीज में होता है हमेशा। ठीक है, कि आपने सुना होगा जीबी, उसके बाद क्या आता है, टीबी, देन फिर आता है पेंटा, 10 to the power 15 होता है इसका मतलब। है भाई? और भी होते हैं बीच में, लेकिन हाईएस्ट जो हमारा जाता है वो पेंटाबाइट्स जाता है। ठीक है, तो जो एक सुपर कंप्यूटर बनता है ना, वो पेंटाबाइट्स के बेसिस पे बनता है, तो उसके अंदर जो सीपीयू होगा ना, वो पेंटाबाइट्स में होगा। ठीक है, तो आप इसी के बेस पे कर सकते हैं कि उसमें कितना डेटा रख सकता है ना। देन वो क्या करता है, डेटा मैनेज करता है सिर्फ, इसका भी अलग ही जॉब रोल होता है, और क्या है, ये भी ट्रेंड में रहता है। क्यों? डेटा क्योंकि हमें मशीन लर्निंग के लिए डेटा चाहिए, और डेटा जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होगा उतना ज़्यादा क्या होता है, एमएल इंजीनियर्स के लिए ईजी होता है। ठीक है, कि जितना स्ट्रक्चर्स वे में सामने से आएगा उतना ईजी होगा, और क्या है, इंटरनेट में हमेशा स्ट्रक्चर्स वे में हो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये डेटा इंजीनियर्स का काम होता है, अनस्ट्रक्चर डेटा को स्ट्रक्चर डेटा में स्टोर करवाना। ठीक है, कि ये अनस्ट्रक्चर डेटा होगा जिसको नो सीक्वल बोलते हैं। ठीक है, उसी को आप क्या करते हो, स्ट्रक्चर डेटा में कन्वर्ट बोलते हो, जिसको हम लोग एसक्यूएल बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आपको क्या होता है, नो सीक्वल पे भी डेटा मिल जाएगा एमएल के लिए, तो हो सकता है उसने अपने टीम में क्या हो, नहीं रखा हो, तो ये काम आपको भी करना पड़ता है ना। तो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। फिर आपके पास आता है एआई, जो क्या होगा कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, अब उसमें से क्या कर रहे हो, पैटर्न निकाल रहे हो, है ना, ताकि क्या हो, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, है ना। तो जो पैटर्न निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन्स को हम सिखा रहे हैं पैटर्न क्या होगा। ठीक है, और वो पैटर्न कहाँ से सीखेगा, तो डेटा से सीखेगा ना। अब हमने बताया था कि मशीन लर्निंग में क्या होगा, कुछ फिक्स एल्गोरिदम होंगे। ठीक है, इसमें 8-10 जो भी होंगे वो फिक्स एल्गोरिदम होंगे, मतलब फिक्स पैटर्न होंगे जो रियल वर्ल्ड में हमेशा दिखता है। लेकिन आपके डेटा के अकॉर्डिंग क्या होगा, कि जरूरी नहीं है कि जो रियल वर्ल्ड में दिख रहा है उसी टाइप का डेटा हमें हमेशा मिलेगा। हो सकता है कुछ ऐसा भी पैटर्न है जिसका कोई भी इक्वेशन ना बन रहा हो, तो उस समय हम कैसे सॉल्व करेंगे। उस समय क्या रहता है कि हमें पैटर्न इक्वेशन के बेस पे ना जाके हम क्या करते हैं, कि उसमें जो फॉलो करते हैं, फीचर सिलेक्शंस का फॉलो करते हैं, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट है वो रखोगे, बाकी जो नेसेसरी नहीं उसको हटा सकते हैं। तो वो चीज़ हमारा डीप लर्निंग होता है। ठीक है, कि मशीन लर्निंग को क्या करते हो, थोड़ा सा डीपली और जाते हो। इसमें क्या होता है, इक्वेशंस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें फिक्स इक्वेशन नहीं। ठीक है, इसमें कोई फिक्स इक्वेशंस नहीं होगा, आपको क्या करना रहता है, कि थोड़ा सा मैनिपुलेशंस करना रहता है। ठीक है, अब इसी के बेस पे क्या होता है, सॉफ्टवेयर बनते हैं, कि आपका एक सॉफ्टवेयर बनेगा, इसमें क्या होगा, इंटेलिजेंस होगा। ठीक है, मतलब एक पैटर्न होगा जो वो इजिली रिकॉग्नाइज कर सकता है, और वो इंटेलिजेंस कैसा है, तो आर्टिफिशियल है ना। तो इसीलिए हम इसके कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, एआई बोलते हैं, जो आप रियल वर्ल्ड में यूज करते तो सर ये शुरू से यूज किया जाता है या फिर अभी रिसेंटली क्योंकि एआई लॉन्च हुआ है इसलिए यूज किया जाता हैं। एआई का मतलब क्या होता है, है? सर आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस जो खुद से डिसीजंस ले सके, है ना। तो अगर पहले भी हमारे पास क्या था, अगर आप देखोगे एक्सेल, एक्सेल में एक कॉन्सेप्ट था क्या चीज का, फ्लैश फिल, है ना, फ्लैश फिल। तो वो क्या करता था, ऑटोमेटिकली फिल कर देता है पैटर्न। तो वो ऑटोमेटिकली कैसे फेच कर पा रहा था पैटर्न, तो वो भी क्या था, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही था। ठीक है,
तो वो क्या है कि हम वहाँ पे शुरू से ही एआई का यूज कर रहे हैं। तो एआई का मतलब होता है कि सिंपली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा जो एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है। तो एक्सेल पे जो पैटर्न लिख रहे थे वो रिकॉग्नाइज कर रहा था, तो उसी की बेस पे आंसर कर रहा था, है ना। तो ही हमारा एआई हो जाता है। एआई का जो स्टार्टिंग टर्म्स था वो 1950s में आया था। ठीक है। कि बेसिकली एआई होता क्या है वो डिफाइन किया गया था। उस समय रिसोर्स नहीं थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें रिसर्च हुआ। देन 90s 80s में फिर क्या आया, इसका सारे थ्योरी आए। फिर 90s के बाद ये सारा क्या आ गया, कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होने लगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे 1990s के बाद हमारे पास क्या था, हार्डवेयर के बेस पे आने लगे थे, इलेक्ट्रॉनिक सामान अच्छा खासा आने लगे। इलेक्ट्रॉनिक सामान मतलब कि कैपेसिटर जब बना था ना, उसके बाद हमारे पास जो भी थे इलेक्ट्रॉनिक्स, वो कॉम्पैक्ट होने लगे। कॉम्पैक्ट मतलब, छोटे होने छोटे होते और रहे। जितना ज़्यादा छोटा हो उतना ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं उसमें। तो जितना ज़्यादा ऐड ऑन करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, कंपटीशन पावर बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा कंपटीशन पावर बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या कर सकते हैं, जल्दी हम चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो आजकल यही हो रहा है कि एआई आपका क्या करता है, काम को फास्ट करता है। ठीक है। सॉल्व क्या करेगा, वो बेसिकली जल्दी करेगा। कि आप जो सोच रहे हो वो एआई में डालो, वो उसके बेसिस पे क्या करेगा, पूरा काम करके देगा, है ना। मतलब आपके बेसिस पे क्या कर रहा है, वो चीज़ें सॉल्व कर रहा है ना। लेकिन बिजनेस प्रॉब्लम और सॉल्यूशन कैसे करना है वो आप ही देते हो एट द एंड। ठीक है। तो ये जो आपका रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट होता है उसी को बोलते हैं एआई। ठीक है। तो एआई सिर्फ क्या है, कॉन्सेप्ट है जो किससे बनता है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से बनता है। ठीक है। तो रियल वर्ल्ड में जो यूज करते हैं वो एआई होता है। ठीक है। जैसे चैट जीपीटी और जेमिनी और भी चीजें होती हैं, सबका यूज करते हो, है ना। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि मशीन लर्निंग हमारा होता क्या है। ठीक है। कि हमारा क्या है, to enable the machines to learn and predict outcome more accurately without being explicitly programmed to do। explicitly programmed का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिकली। कि आपको हर एक चीज के लिए लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। ठीक है। तो आप क्या करते हो कि डेटा से क्या करते हो, पैटर्न निकालते हो और उसी के बेस पे क्या करते हो, यूज करते हो, जस्ट लाइक ह्यूमन। ठीक है। और ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली लर्न करेगा और इम्प्रूव करेगा। कंटिन्यूसली लर्न करने का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप उसमें डेटा ऐड ऑन करते जाओगे वैसे वैसे क्या करेगा, और भी चीजें वो सीखता जाएगा। जैसे चैट जीपीटी का जो पहला मॉडल था कब आया था, 2023। 19 में। हाँ, GPT 1 आया था। उस समय क्या था, इसका परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं था। देन फिर आपके पास GPT 2 आया 2022 में। ठीक है। जहां से आप लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया था। देन GPT 2.5 आया, फिर GPT 3 आया था, सेम ईयर पे आया था। देन GPT 4 2024 में, और GPT 5 जो अभी चल रहा है। हाँ? फिर आगे जाके क्या होगा, GPT 6 आएगा। अब इन चीजों में डिफरेंस क्या था बता सकते हो, डेटा का इतना डेटा एक्यूरेट डेटा एक्यूरेसी का। और उसमें देखोगे तो पहले लिखा हुआ आता था कि इसमें जो ट्रेन किया गया है डेटा वो इतने से इतने टाइम के पीरियड के बीच का ही है ना। तो उसमें लिखा हुआ रहता था कि ये 2023 तक का या फिर 2018 या 2017 तक का ही डेटा पे ही ट्रेंड हुआ है। उसके बाद का डेटा जितना भी है उसके बेस पे ये आंसर नहीं कर पाएगा। देन इसी तरीके से 22 में भी था, 23 में भी था, 25 में भी यही है। बस आपके पास क्या होता है कि जो भी चीजें पूछते हो, तो आजकल कॉन्सेप्ट रहता है उसमें इंटरनेट का, है ना। कि आप जो भी आंसर चाहते हो रियल वर्ल्ड के बेस पे, तो वो चैट जीपीटी आंसर नहीं कर सकता अभी भी। तो उसको हम क्या करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, है ना। जैसे चैट जीपीटी यूज किया होगा, तो जो भी चीजें यूज करना है वो आपके ऊपर रहता है, जेमिनी यूज करना है। तो गूगल लेंस बहुत है। ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है अलग होता है भाई। आपके पास क्या होता है, एक सर्च मोड होता है, दिख रहा है। और सर्च कहाँ से कर रहे हैं, वेब से कर रहे हैं, मतलब ब्राउजर से। तो इसमें एआई का कोई रोल नहीं होता। ठीक है। ये क्या करेगा, आपका वेबसाइट पे जाएगा, सर्च करेगा जिस तरीके से गूगल सर्च करता है। ठीक है। और वहां से सर्च करने के बाद क्या करेगा, वो आंसर लाएगा और उस आंसर को क्या करेगा, सिर्फ रिफाइन करेगा विद द हेल्प ऑफ एआई। ठीक है। आपको वेबसाइट का लिंक नहीं दे देगा, जिस तरीके से गूगल क्या करता है कि मैंने बोला कि मशीन लर्निंग, तो जैसे मैं सर्च करूंगा तो इसमें भी क्या है, अभी एआई इंटीग्रेट है तो इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर मिलता है। फिर तो एसईओ खत्म हो जाएगा बस। चैट जीपीटी अंदर गूगल पे तो नहीं, इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होगा। गूगल ने अपना खुद का अपना एआई इसी के अंदर इंटीग्रेट किया है, देखा है, दिख रहा एक ऑप्शन आया। है।
जैसे देखोगे इस तरीके से वेबसाइट आ गया, तो आप कौन से वेबसाइट में जाओगे आप खुद से डिसाइड करते हो फिर, है ना। लेकिन वो क्या करता है, एआई आपके बिहाफ में कर देता है कि मैं भी क्या कर रहा हूँ, सारे वेबसाइट से ही सर्च कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए क्या करूंगा, एक कॉम्पैक्ट आंसर बना के दे दूंगा। जैसे आप क्या है कि आप देखोगे तो आपको अलग से चैट जीपीटी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं पे क्या होता है, कॉम्पैक्ट आंसर कर देता है। ये दिख रहा है कि ये एआई ओवरव्यू दे रहा है, और ये क्या है, आंसर है सारी चीजें। तो ये कहाँ से ला रहा है, तो अपने पूरे ब्राउजर से सर्च करके, एंड देन ये कहाँ कहाँ से ला रहा है, आपको डेटा सोर्स सबसे लास्ट में दिख जाएगा। ये दिख रहा है कि अलग अलग ये डेटा सोर्स से ला रहा है, एंड देन एआई रिस्पॉन्स में इंक्लूड मिस्टेक्स लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें रहती है, और ये सारा चीज क्या रहेगा, नीचे वेबसाइट के बेस पे ही रहता है। ठीक है, कि आपको हर एक वेबसाइट में जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है, एक ओवरव्यू टाइप का यहाँ पे दे रहे हैं। और यही चीज क्या करेगा, यहाँ पे भी चैट जीपीटी करेगा, मशीन लर्निंग। और मैं सर्च कर लेता हूँ वेब सर्च, और ठीक है, तो मशीन लर्निंग के बेस पे क्या होगा, ये वेब सर्च करेगा और आपको आंसर करेगा। ठीक है, तो ये दिख रहा है की टर्म्स, सुपरवाइज अनसुपरवाइज। और ये कहाँ से सर्च करके ला रहा है, तो उसके जस्ट नीचे देखोगे तो आपको हर जगह पे सोर्स का लिंक दिखेगा कि ये इस वेबसाइट से इन्होंने लाया है, ये इस वेबसाइट से लाया है, और ये सारी चीजें इस वेबसाइट से लाके आपको दे रहा है। दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको एक कंसाइज वे पे मिल जाता है आंसर, तो आपको वेबसाइट में सर्च करने की जरूरत नहीं। तो ये समझ में आया? ये चीजें थी। देन मैंने बता दिया था ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग में डिफरेंस। ट्रेडिशनल में क्या होता था कि हमें डेटा डालना पड़ता था, और उसके बेस पे प्रोग्राम करना पड़ता था, मतलब उसका लॉजिक भी हमें खुद लिखना पड़ता था, है ना। देन कंप्यूटर का यूज करके देन वो हमें आउटपुट करता था। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि आप डेटा पास करते हो, और डेटा के बेस पे क्या रिजल्ट होगा वो भी उसको बता देते हैं, एंड देन वो क्या करता है, पैटर्न फाइंड कर लेता है, और उस पैटर्न के बेस पे क्या होता है, एक प्रोग्राम जनरेट होता है, और उस प्रोग्राम के बेस पे आपको आउटपुट मिलता है। जो ये प्रोग्राम बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं। ठीक है, कि आप भी देखा होगा कि चैट जीपीटी के अलग अलग मॉडल होते हैं, मतलब कि आप जो मॉडल, मतलब जो प्रेडिक्शन सिस्टम बना रहे हैं, जो पैटर्न स्टोर कर रहा है, वो हमारा क्या होता है, मॉडल कहलाता है। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के बेस पे होता है, और ये क्या होता है, मशीन लर्निंग के बेस पे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, हाँ वो रहता है फिक्स, कि क्या रिजल्ट होगा वो भी पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि आप बचपन से या फिर कोई भी चीज रहता है आपको सिखाना रहता है, मान लो आपको अभी भी क्या करना है कि कंपनी में एज ए इंटर्न जा रहे हो, आपको कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप वहाँ पे क्या जाता है, आपको पहले सिखाया जाता है। सिखाने टाइम में क्या चीजें की जाती है बता सकते हो, जब आपको ट्रेनिंग दिया जाता है तो वहाँ पे क्या चीजें होती हैं, टूल्स बनाए जाते हैं कैसे काम लोगों को कि सपोर्ट कंपनी अपना डेटा देगी, और वो बताएगी ये डेटा है इसके बेस पे ये रिजल्ट होता है, ये डेटा है इसके बेस पे ये रिजल्ट होता है, ये डेटा है इसके बेस पे ये रिजल्ट होता है, ये बताता है। तभी तो आप काम करते हो ना, कि अदरवाइज आपको बताया ही नहीं जाए, सिंपली कंपनी क्या करे, आपको डेटा दे दे कि मैंने बोला कि ये डेटा लो और इसमें काम करो, तो आपको पता है क्या करना है। तो आपको बताया जाता है कि ये डेटा है, इस पे ये काम करना होता है, इस तरीके से रिजल्ट दिखता है, ये काम करोगे इस तरीके से होता है। क्यों, क्योंकि अभी आप ट्रेनिंग फेज पे हो, है ना। तो मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं। मशीन्स को पहले हमें ट्रेन करवाना पड़ेगा, तभी वो क्या करेगा, पैटर्न रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड में हम खुद एज ए ह्यूमन को ट्रेन करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है, ट्रेनिंग फेज होता है। तो इसमें क्या होगा, इनपुट होगा और उसका आउटपुट होगा, ये इनपुट है इसके बेस पे ये आउटपुट होता है, ये इनपुट है इसके बेस पे ये आउटपुट होगा। तुम क्या करो कि तुम पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लो, कि तुम ये सारी चीजें सीख जाओ। देन फिर क्या होता है, कंपनी आपको सिर्फ डेटा देती है, और उसके बेस पे क्या करते हो कि जो पैटर्न यहाँ पे देखा था वही पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो, एंड देन उसी के बेस पे क्या करते हो आप, रिजल्ट लाने लगते हो, है ना। अब वो रिजल्ट जो होगा, जितना ज्यादा एक्यूरेटी होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, आपके चांसेस होंगे परमानेंट होने का। कि मान लो आपको क्या है कि सिखाने के टाइम में सारा आंसर सही आ रहा था, लेकिन जब आपको क्या दे दिया, कुछ नया डेटा दे दिया और बोला कि इसमें परफॉर्म करो, तो आपने परफॉर्म किया और उसमें 80% 70% एक्यूरेसी आ रहा है, मतलब कि आप अभी भी क्या कर रहे हो, 20% गलती कर रहे हो। अगर ये चीज 95 99 आता है, मतलब आप क्या कर रहे हो, प्रॉपरली सारा चीज सीख चुके हो, है ना। तो उसके वजह से फिर क्या आता है कि आपको परमानेंट किया जाता है। तो बाय डिफॉल्ट रियल वर्ल्ड में इतना नहीं चलता है, रियल वर्ल्ड में 70 to 80% काफी होता है। ठीक है, लेकिन मशीन्स में ऐसा नहीं चलेगा। मशीन्स में आपका क्या होता है, बिजनेस के हिसाब से चलेगा। जैसे फाइनेंस मार्केट में जाओगे तो 70 80 रहता है, मेडिकल पे जाओगे तो 95 to 99 होना चाहिए, इससे कम में नहीं काम होता। ठीक है,
इसी तरीके से सप्लाई चेन में जाओगे तो उसमें क्या होगा, 90% एक्यूरेसी एटलीस्ट चाहिए होता है। इसी तरीके से हर एक डोमेन का क्या होता है, अपना खुद का एक्यूरेसी होता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब क्या रहेगा कि टाइप ऑफ एमएल, कि हमारा मशीन लर्निंग के टाइप्स क्या होंगे। ठीक है, मशीन लर्निंग हमें समझ में आ गया, आप टाइप्स डिफाइन करेंगे। तो टाइप डिफाइन होता है उसके डेटा से। ठीक है, कि मार्केट में आपके पास क्या होगा, डेटा जो होगा दोनों तरीके से दिखेंगे। पहला कि इनपुट होगा और उसका आउटपुट होगा, है ना। दूसरा कि सिर्फ आपके पास इनपुट होगा, इसमें क्या आउटपुट होगा वो नहीं पता होगा। ऐसा हो सकता है, जनरल में हमारे पास दोनों चीजें होती हैं, कि डेटा भी होगा और उसका क्या आउटपुट होगा वो भी आपके पास होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी डेटा होंगे जिसका क्या होगा, इनपुट होगा लेकिन उसका क्या आउटपुट होगा वो आपको नहीं पता होगा, या फिर नहीं होता भी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा को क्या करते हैं, अलग अलग डिफाइन। तो जो इस तरीके से डेटा होगा तो हम लोग बोलते हैं लेबल डेटा। टेबल फॉर्मेट। दोनों टेबुलर नहीं है। लेबल का मतलब हो गया क्या एक्स है और उसके ऊपर क्या वाई होगा। ठीक है, ये आपको गिवन होता है। देन अनलेबल में क्या होगा कि सिर्फ आपको एक्स पता होगा, अब वाई क्या होगा। ठीक है, तो ये चीजें रहती हैं। तो इसी में क्या होगा, इसको बोलते हैं लेबल डेटा और इसको अनलेबल डेटा। ठीक है, अब इसी के बेस पे क्या होता है कि मशीन लर्निंग को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या आ सकता है कि हमारे पास कुछ भी डेटा ना हो। ये भी हो सकता है कि हम कोई नया फील्ड एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसका डेटा ही नहीं है। तो फिर क्या होगा कि हमारे पास तीन तरीके से चलेगा, लेबल, अनलेबल और data। ठीक है, तो इसी तरीके से मशीन लर्निंग भी क्या है, तीन कैटेगरी में डिफाइन है। अगर आपके पास लेबल डेटा है जिसका इनपुट और आउटपुट दोनों पता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग में क्या होगा, लेबल डेटा होगा। ठीक है, फिर लेबल में भी क्या होता है, वाई हमारे दो तरीके से डिफाइन, पहला कैटेगरिकल और दूसरा कंटिन्यूअस, या फिर बोल सकते हैं न्यूमेरिकल। कैटेगरिकल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेटा है, then मैं क्या करता हूँ, लैपटॉप। सेगमेंट वाइज फ्रॉड पे करता हूँ। कि मान लो आपका क्या है कि ट्रांजेक्शन होता है, तो कौन सा ट्रांजेक्शन एज अ फ्रॉड होगा और कौन सा ट्रांजेक्शन नॉट फ्रॉड होगा। जो भी हमारे पास क्या होंगे डेटा जो होगा वो हमेशा क्या होगा, दो ही कैटेगरी में आंसर करेगा, या तो फ्रॉड होगा या तो नॉट फ्रॉड होगा, फ्रॉड होगा, फ्रॉड होगा not, है ना। तो ये हमारा जो डेटा होगा ट्रांजेक्शन के बेस पे वो एक्स हो गया, और जो उसका लेवल है वाई। तो जब हमारे पास इस तरीके से क्या आता है, कैटेगरिकल वैल्यूज रहते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, तो डेटा को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर जितना भी आपके पास डिफरेंस वैल्यू होगा उतने पार्ट में ये डिवाइड है ना। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। कि आपके पास जो भी डेटा आएगा उसको क्लासिफाई आपको करना है किसमें, कि वो क्या फ्रॉड है या नहीं, है ना। जैसे आप क्या करते हो रियल वर्ल्ड में कहीं भी करते हो, तो जैसे आप क्या गए कहीं दूसरे सिटी में अचानक चले गए, है ना, और आप कभी भी ट्रांजेक्शन किसी दूसरे सिटी से नहीं किया हुआ है, तो आपको क्या आता है, एक मैसेज आया है ना, कि आपका जो एटीएम है कि आउट ऑफ द लोकेशन यूज हो रहा है, अगर आप हो तो इसको इग्नोर करो, अदरवाइज क्या कर सकते हो, बैंक में जाके रिपोर्ट कर। तो वो रियल टाइम में कैसे मैसेज आता है, तो उसमें क्या है, एक मशीन लर्निंग का प्रेडिक्शन कि आपका जो यूजुअल बिहेवियर है तो थोड़ा सा भी हट के कुछ दिखता है तो उसको क्या डिटेक्ट करता है, वो फ्रॉड डिटेक्ट करता है। और एक एज अ वार्निंग मैसेज, वार्निंग मैसेज से क्या बेनिफिट होता है कि आपको तुरंत पता चलता है और आप बात बैंक को इन्फॉर्म करते हैं, और आपने 24 आवर्स के बेस पे क्या करते हैं, कोई भी चीज इन्फॉर्म करते हो तो चांसेस रहते हैं कि आपका पैसा वापस आ जाता है। 3-4 घंटे में अगर आपने क्या क्या इन्फॉर्म कर दिया तो आपका पैसा वापस आ जाता है। इससे क्या होता है, बैंक की अथोरिटी बढ़ती है। मान लो जिस बैंक से ज्यादा फ्रॉड हो रहा है तो उस बैंक में पैसा, देन वो क्या करता है, चीजें नोटिफाई, तो यही चीजें क्या होती है वहां पे चलती है। तो ये क्या होगा, फ्रॉड और नॉन फ्रॉड के बेसिस। दूसरा हमने बताया था हाउस प्राइस का, कि आपके पास क्या है कि लोकेशन हो गया, एरिया हो गया, बीएचके हो गया, उसके बेस पे प्राइस प्रेडिक्ट। पर फुट। आप ये बता सकते हो कि मान लो मेरे पास एक नया डेटा आएगा, उसका जो नंबर होगा वो इसी में से रिपीट करेगा या अलग हो सकता अलग भी रहेंगे। है ना। तो ज्यादा चांसेस क्या रहते हैं, अलग होने का रहते हैं, है ना। मतलब ये क्या है कि आपका एक नंबर जो क्या है कंटिन्यूसली बढ़ता है या घटता रहता है ना, या तो फिर क्या होगा, चेंज होता रहेगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको न्यूमेरिकल बोलते हैं और इसको कंटिन्यूस।
तो अगर कंटिन्यूस डेटा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन का सिंपल अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से, या तो घटेगा, या तो क्या होगा, बढ़ेगा, या तो क्या होगा, कुछ अननोन पैटर्न के बेस पे ही डेटा इसी के आसपास लाएगा। और जो डिफरेंट होता है, और ये जो कंटिन्यूअस डेटा है जो सेम ट्रेंड पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो जो दूसरा जो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा उसको जो पैटर्न फॉलो नहीं करता तो उसको हम मशीन लर्निंग नहीं कर सकते, उसके डेटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, या तो फिर किसी और एल्गोरिथम में ट्रांसफर हो। ठीक है, तो ये क्या रहता है कि अगर आपके पास क्या है, कैटेगरिकल डेटा है उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, और अगर क्या है कि कंटिन्यूस डेटा है, कंटिन्यूस उसको क्या बोलेंगे, रिग्रेशन। और ये डेटा किसके अंदर होगा, तो वाई लेवल के अंदर। ठीक है, एक्स को हम लोग नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं, लेवल के अंदर किस टाइप का डेटा है, कैटेगरिकल है या न्यूमेरिकल है। अगर कैटेगरिकल है तो ही वो क्या बनेगा, क्लासिफिकेशन बनेगा। अगर इसके अंदर क्या है, न्यूमेरिकल है तो तो वो रिग्रेशन। रिग्रेशन। सुपरवाइज में क्या होगा, दो टाइप्स का। अब दूसरा आता है अनसुपरवाइज, इसमें क्या होगा, अनलेबल्ड डेटा होगा। अनलेबल का मतलब क्या होता है, जो लेबल जैसे एग्जांपल, जैसे पाई चार्ट बनाया उसमें लेबल अनलेबल्ड डेटा का मतलब होता है कि मान लो आपके पास क्या है, कस्टमर का ही डिटेल ले लेते हैं, कस्टमर का आईडी है, परचेस अमाउंट है, देन उसका परचेस बिहेवियर है, देन उसके बेस पे सारी चीजें आपको बताना है कि जितना भी हमारे पास कस्टमर का डेटा है। अब आप बताओ कि हम अपने कस्टमर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ताकि क्या हो, उसको बेस्ट डिस्काउंट। कि हमारे पास क्या होगा, जो कस्टमर है, तो आपको क्या करना है कि रियल वर्ल्ड में सॉल्व करना है ताकि हम क्या कर सकें, हर एक कस्टमर को कुछ ना कुछ बेस्ट ऑफर दे सकें। तो हम कैसे दिखाएं, परचेजिंग पावर या फिर बिहेवियर। तो इसमें आप क्या करते हो, हर एक कॉमन कस्टमर को एक एक ग्रुप बना लेते हो कि अगर ये क्या कर रहा है, इसके बिहेवियर एक जैसे फर्स्ट वाले का, अगर मैं देख रहा हूँ सिक्स वाले का, सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का बिहेवियर एक जैसा है ना, तो हम क्या करेंगे, उसका अलग ग्रुप बना लेंगे, 1 3, देन 3 5, 3 और 4 का अलग बिहेवियर है, अलग ग्रुप बना लेंगे क्योंकि दोनों का क्या सिमिलर है। इस तरीके से क्या करते हैं, इसका अलग है, इसका हम क्या करेंगे, अलग बना लेंगे। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, उसके कैरेक्टर के बेस पे उसको क्या करते हो, ग्रुपिंग करते हो। यहाँ पे हमारे पास तो कोई लेबल है नहीं, तो हम नहीं बता सकते कि क्या करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, उसके पैटर्न के बेस पे ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग मीन्स क्लस्टर, क्या आप अलग अलग क्लस्टर बनाते हैं, और ये क्लस्टर क्या रहेगा, सेम बिहेवियर को डिनोट करता है। अब हमारे पास एक नया डेटा आ गया, इसका क्या है, 7 है ना? अब 7 वाले का जो डेटा था वो किससे मैच कर रहा है, 3 और 4 से मैच कर रहा है। तो ये हमारा किस ग्रुप में चला जाएगा, 1 2। तो ये कौन से ग्रुप में चला जाएगा, सेकंड वाले ग्रुप में चला जाएगा, है ना। अब इसके बेस पे ग्रुप का जो नेम है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो पहला ग्रुप है उसका जो मैंने पैटर्न देखा एज एनालिस्ट, इसमें सारे क्या है, प्रीमियम वाले दिख रहे हैं, उसको मैं प्रीमियम, इसमें जो दिख रहे हैं वो मॉडरेट वाले दिख रहे हैं, और इसमें जो दिख रहे हैं वो ठीक वाले। तो ऑटोमेटिकली जो 7 था वो किस कैटेगरी में गया, मॉडरेट वाले में चला गया, है ना। तो इसमें क्या था कि बाद में उसको एज ए लेबल बना सकते। तो यही क्या होता है, हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग होता है कि आपके पास लेबल नहीं होता तो आप ग्रुप बनाते हो, और ग्रुप में क्या करते हो, लेबल करते हो, और यही क्या होता है, हमारा लेबलिंग। ये चीज जो हमने ग्रुप बनाया, इस चीज को क्या बोलते हैं, क्लस्टरिंग। अब तीसरा जो हमारे पास होगा कि आपके पास कोई डेटा ही नहीं, तो कैसे सीखते हो, हम्म, बताओ कैसे सीखते हो, कोई नया चीज आ गया तो कैसे सीखोगे। पहले पढ़ाएंगे उसके बाद ओल्ड डेटा कि मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि आपको क्या करना है कि मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज पे एक प्रोजेक्ट बना के लाना है, तो कैसे बनाओगे, तो आप सारी चीजें क्या करते हो, हिट एंड ट्रायल करते हो, है ना। तो सिंपली आप क्या करोगे, हिट एंड ट्रायल करोगे, और जैसे वो रन हो गया स्मूथली तो क्या करते हो, आप अपना प्रोजेक्ट दिखा सकते हो, है ना। तो आप क्या होगा, जितने लोग हैं सबका हिट एंड ट्रायल क्या होगा, अलग अलग होगा, कि किसी को 2 बार में ही रिजल्ट मिल जाएगा, किसी को 10 बार में भी, और किसी को नहीं भी मिलेगा, है ना। तो क्यों, क्योंकि आप लोगों ने वो डेटा कभी पढ़ा ही नहीं है ना? तो वही चीज क्या होता है, री होता है। ठीक है, कि हम चीजें क्या करते हैं, इन्फोर्स करते हैं। इन्फोर्स क्यों करते हैं, ताकि आप चीजें सीखो, है ना। तो ये चीजें क्या रहती है, लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक।
तो आपको एक इन्वायरमेंट दिया जाता है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया कि एक फिक्स क्राइटेरिया दिया जाएगा, क्योंकि अगर क्राइटेरिया नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या फाइंड करना है। और चूंकि रियल वर्ल्ड में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो आपको बस इतना रहेगा कि आपका एक इन्वायरमेंट सेट कर दिया जाए कि आपको इसी इन्वायरमेंट के अंदर क्या करना है, सारे काम करने हैं। एंड देन उसके बेस पे क्या होगा, एक एजेंट होगा। एजेंट कौन होगा, जो काम करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, रिवॉर्ड होगा और पेनल्टी होगा, ठीक है। ये बिना एक बार दोबारा बताना, क्या? बिना डेटा के कैसे आप बता रहे हैं, बिना डेटा वही चीज तो बता रहे हैं, के दोबारा से बोलो। यहीं से तो स्टार्ट किया हमने। ये reinforcement, तो रीइंफोर्समेंट यहीं से स्टार्ट किया, एक इन्वायरमेंट सेट करते हैं। और इन्वायरमेंट में कौन लर्न करेगा, तो जो लर्न करेगा वो रहेगा एक एजेंट। एजेंट मतलब बॉट, यूजर। कि मान लो मैंने आपको क्या किया, एक फील्ड में छोड़ दिया है, अब इसको मैंने बोल दिया है कि यहाँ पे आपको एक चीज फाइंड करनी है, तो इस फील्ड में कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। और जो फाइंड करेगा उसको क्या मिलेगा, मान लो ये चीज यहाँ पे है, ठीक है। कि जैसे मान लो एक पूरा फील्ड है, कि आपको यहाँ से एंट्री दिया जाता है एज अ यूजर, और मान लेते हैं यहीं पे, यहाँ पे क्या है कि आपका जो रिजल्ट है वो ये है, ठीक है। अगर आपने रिजल्ट अचीव कर लिया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और बीच बीच में क्या होगी, कुछ ऑब्स्टेकल होगा, ठीक है। देन ऑब्स्टेकल के पास जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, पेनल्टी, ठीक है। अब आपको क्या है कि छोड़ दिया है विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आप किधर जाओगे, कहीं पे भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, फर्स्ट टाइम इधर भी जा सकते हो, इस तरीके से भी जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, है ना। वो डिपेंड ऑन द यूजर, है ना। तो रेंडमली हम क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। और जैसे ही क्या करेगा, ये इनिशिएट होगा, तो मान लो इधर चला गया वो, तो ये हमारा क्या ऑब्स्टेकल है। अब ये जैसे ऑब्स्टेकल के पास जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसको क्या मिलेगा, पेनल्टी, है ना। तो पेनल्टी जब मिलेगा तो फिर क्या होगा इसमें, कि इसमें कुछ रियल क्या होता है, नॉर्मली गेम्स में पॉइंट होते हैं, पॉइंट रिड्यूस हो जाता है, या फिर जो हार्ट रहता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। और दोबारा आपको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है, स्टार्टिंग से। तो आपको फिर दोबारा से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सीखता है फ्रॉम मिस्टेक्स, है ना। मतलब कि अगर मैं इस रास्ते में जाता हूँ तो यहाँ पे ऑब्स्टेकल आता है, तो मैं दूसरी बार क्या करूंगा, इस रास्ते पे जाऊंगा ही नहीं। इसको कैसे पता चलेगा मशीन को, तो वो जो पाथ था वो एज ए डेटा सोर्स उसको स्टोर कर लेगा, समझ में आया। तो इसके लिए डेटा क्या होगा, क्रिएट हो रहा है कि ये रास्ता है जिसमें हमारा डेटा जनरेट हो गया, अब इस रास्ते में मुझे जाना ही नहीं। तो क्या करेगा, फिर रेंडमली क्या करेगा, दूसरा रास्ता कोई भी लेगा। फिर इस तरीके से वो जाएगा, इस तरीके से गया, इस तरीके से, फिर इस तरीके से आया, मान लेते हैं फिर से यहाँ पे ऑब्स्टेकल आ ना। तो फिर अगेन क्या होगा, पेनल्टी मिलेगी, पेनल्टी मिलेगा, फिर से वो स्टार्टिंग में चला जाएगा, देन अगेन क्या होगा, वो डेटा स्टोर हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि ये एन नंबर तक जाएगा, है ना। हो सकता है एक ही बार में मिल जाए आपको रिजल्ट, या तो कि सारे कॉम्बिनेशन चेक करने के बाद लास्ट में मिले। और जैसे ही यहाँ पे जाता है ऑटोमेटिकली क्या होता है, उनको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। रिवॉर्ड मतलब कि आपका रिजल्ट अचीव हो गया है, और यही हमारा क्या है, बेस्ट पाथ है, ठीक है। ये समझ में आया। तो ये चीज क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली गेम्स में भी देखा है, और यही चीज क्या है, रियल वर्ल्ड में भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जब ड्राइवरलेस कार हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया होगा, तो उससे पहले हमारे पास वैसा कुछ डेटा नहीं होगा, है ना। तो फिर कंपनीज ने क्या किया, जैसे कौन कौन सा है, टेस्ला, है ना, BYD, जो भी है। महिंद्रा की तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया होगा, सैटेलाइट देखा वो तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, एक एरिया चूज करते हैं, कि मान लो ये क्या है, कि कुछ एकड़ की जमीन होंगी, उसमें क्या होगा, सिमुलेशंस बनाएंगे, जैसे मूवीज में देखते हो ना, सिमुलेशन बनाते हैं एज इट इज द क्लोन ऑफ, मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट ऑफ द सिटी। सिटी का क्या होगा, क्लोन होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, एक्चुअल में पर्सन नहीं है ना। कि इसमें रोड भी उसी तरीके का बना होगा, ट्रैफिक लाइट भी, नियम्स भी उसी तरीके से होंगे, सारी चीज उसी तरीके से होगा, बाकी सारी चीजें क्या होंगी, डमी होगा। अब वो क्या करेगा, अपने कार को सीधे क्या करेगा, रन करवाएगा, है ना। और उसके बेस पे क्या होगा, कार जाएगी, एंड देन अगर वो ऑब्स्टेकल को लर्न किया होगा पहले, तो वो क्या करेगा, ब्रेक लगा देगा, अदरवाइज उसको क्या करेगा, वो हिट कर देगा। और हिट करेगा तो क्या होगा, उसको पेनल्टी मिलेगी। पेनल्टी मतलब कि वो कार वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, और उसको एज अ एरर उस पर क्या होगा, कार डैमेज हो जाता है ना। कार डैमेज होगा और सामने वाली प्रॉपर्टी भी। उसके बेस पे क्या होगा, वो डेटा स्टोर कर लेगा कि वो सामने वाला किस तरीके से दिखता था, कि एज अ ह्यूमन की तरह दिख रहा था, तो हमने स्टॉप नहीं किया, तो अगली बार क्या करना है, इस तरीके का आर्किटेक्चर दिखेगा तो आपको स्टॉप करना है।
तो दूसरी बार सेम चीजें होंगी तो क्या करेगा, स्टॉप कर लेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक बार अपनी गलती से सीख लिया है। तो ये चीज क्या होता है, हिट एंड ट्रायल के बेस पे चलते रहता है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया है कि मिलियंस ऑफ रुपीज इसमें खर्च किए हैं। और ये कितना साल तक चला था, अगर देखोगे टेस्ला या फिर गूगल का, ऑन एन एवरेज 10 से 12 साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तब रोड पे उतारा है। गूगल ने तो बंद कर दी। तो 10 से 12 साल उन्होंने क्या किया है, सिर्फ इन्वायरमेंट में इसी तरीके से उसको ट्रेन करवाया है। और 10 से 12 साल क्या है, छोटा टाइम नहीं है ना। तो ये 10 से 12 साल उसका जितना भी डैमेज हुआ होगा उसका भरपाई कौन करता होगा? तो वही चीज होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि आप कंपनी में स्टार्टिंग में क्या होता है, रिसर्च में पैसा लगता है, तो वो रिसर्च टाइम था, और जैसे वो सक्सेस होता है तो फिर क्या होता है, पूरा रिकवर हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो कंपनी लॉस और स्टार्टअप बंद। ठीक है, तो यही चीज रियल वर्ल्ड में भी होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, री लर्निंग का यूज करके बनाया था। ठीक है, इस समझ में अब इसमें क्या रहता है कि इसका पूरी तरीके से क्या रहेगा, अलग ही कॉन्सेप्ट रहेगा। जो आप मशीन लर्निंग में सीखते हो वो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज के बीच में देखते हो। ठीक है, तो हम लोग जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो सुपरवाइज होगा और अनसुपरवाइज। कहीं कहीं पे आपको एक सेमी सुपरवाइज का भी कॉन्सेप्ट दिखेगा। सेमी सुपरवाइज क्या होगा, तो ये दोनों का मिक्स होगा। मिक्स क्यों होगा, तो हो सकता है कुछ डेटा लेबल होगा, कुछ अनलेबल होगा, है ना। तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो सबको लेबल कर दे या तो सबको अनलेबल कर दे, है ना। अगर सबको लेबल कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सुपरवाइज बन जाएगा। अगर सबको अनलेबल कर देंगे तो अनसुपरवाइज। ठीक है, तो सेमी सुपरवाइज ही क्या बन जाता है, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में भी आ जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से सॉल्व करें। अगर लेबल लगा दे रहे हो सब में तो क्या होता है कि आपका सुपरवाइज बन जाता है, और लेबल हटा रहे हो तो अनसुपरवाइज। अब ये लेबल लगाने का काम कौन करता है, एज ए ह्यूमन, हम और आप। यूजर जो प्रोडक्ट को यूज करता है, ठीक है, तो हम प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम डेटा में लेबलिंग करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 मिनट दो, उसके बाद ब्रेक देते हैं। लेबलिंग का मतलब क्या होता है कि आप चीजें करते हैं, जैसे सुपरमार्ट में जाते हो तो वहां पे क्या होता है, क्यूआर कोड का लेबलिंग किया जाता है ना, तो डायरेक्टली क्या होगा, परचेस कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जो डेटा होता है ना, तो हर एक डेटा का लेबल नहीं होता, तो मैनुअली आपको लेबल करना पड़ता है। तो ये लेबलिंग कौन करवाता है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसकी प्रॉपर क्या करता है, एक टीम करती है हायरिंग, कि इतना सारा डेटा है, इसके बेस पे क्या करो, सामने वाले से लेबलिंग करवाओ। तो आजकल आप सुनते होंगे डेटा एनोटेशंस का जॉब, देखा है, वही लेबल करने का काम, कि कौन सी चीजें क्या है, आप लेबल करके बताते हो, कि आप एज ए रीड करते हो, देखते हो, पढ़ते हो, और इसके बेस पे बताते हो कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, ये चीज ये चीज। इसके बेस पे क्या आता है कि आपको सैलरी मिलती है। समझ में आया? तो वही होता है डेटा लेबलिंग। ठीक है, आगे जाके ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, थोड़ा सा फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम कितने डेटा को लेबल करेंगे, बिलियंस ऑफ डेटा है, तो क्या हम उसको लेबल कर पाएंगे, नहीं ना। तो फिर क्या करते हैं, जो लेबलिंग रहता है वो मशीन्स के थ्रू ही करवाने लगते हैं, कि हम जो लेबल कर रहे थे इस तरीके से कर रहे थे, तुम ये लेबलिंग का क्या करो, पैटर्न सीख जाओ, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, डीप लर्निंग में वही करते हैं, कि हम जो लेबलिंग का पैटर्न कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, मशीन्स को भी सिखा देते हैं। तो हमारा क्या होता है, उसमें टाइम बच जाता है। ठीक है, तो जो मैनुअली लेबलिंग होता था वो क्या है, वो मशीन्स के थ्रू लेबल होने लगा, है ना। तो इसीलिए क्या हो गया कि ट्रेनिंग हमारा फास्ट हो गया, क्योंकि जब हम लेबलिंग खुद से कर रहे थे तो हमारे पास क्या था, ट्रेनिंग बहुत स्लो था, है ना। तो वही चीज जैसे लेबलिंग ऑटोमेटिकली होने लगा तो आपके पास क्या है, अच्छा खासा मॉडल भी इंप्रूव होने लगा, जैसे चैट जीपीटी आपका भी एग्जाम्पल में। ठीक है, तो वो अलग सारी चीजें होती हैं। अभी हम लोग लेबलिंग और लेबलिंग के बेस पे चले। तो आपको पता चल गया सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, अनलेबल डेटा होता है। इसमें आपके पास क्या होगा, सिर्फ एक्स होगा, मतलब किससे सीखना है वो सीख होगा, है ना। देन उसके बेस पे आप क्या करते हो, ग्रुपिंग क्रिएट करते हो। सुपरवाइज में क्या होगा, कि आपको लेबल डेटा होगा जिसमें क्या होगा, इवेंट डेटा होगा, और उसके बेस पे आउटपुट भी होगा, है ना। कि आप एक्स से सीखोगे, क्या सीखोगे, तो वाई, है ना। एंड देन उसके बेस पे क्या करोगे, प्रेडिक्ट करोगे, है ना। जैसे ये हमारा क्या है, कैट है, तो उसका लेबल आपके पास गिवन होगा। ये क्या है, तो एक साउंड का क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और इस फ्रीक्वेंसी में क्या लिखा हुआ है, तो है सीरी, है ना। हर एक फ्रीक्वेंसी के बेस पे क्या करता है, वो सीखेगा। बाकी ये रिइंफोर्समेंट का है, ये क्या करता है, एक इन्वायरमेंट मिलता है और एक एजेंट होता है, और उसको क्या मिलता है, रिवॉर्ड और पेनल्टी मिलती है। और ये एक्शन क्या करता है, बार बार रिपीट करता है, कि जब तक आपको रिजल्ट ना मिल जाए तब तक हम क्या करेंगे, इसको रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो अल्फागो का है। ये क्या है, पहला जो हमारा री के बेस पे बना था, तो ये मैनेज कर चाइना वाला। तो गूगल ने ही बनाया था। गूगल ने। तो गूगल ने बनाया था, जो वर्ल्ड का जो सबसे टॉप प्लेयर था उसको उन्होंने क्या किया था, बीट किया था। क्यों? क्योंकि वो उसी से सीख रहा था और उसी को फिर लास्ट में बीट किया था।
कि वो शुरू में क्या था, अननोन था, इसी के बेस पे 5 मिनट कैसे होगा। चलो ठीक है, चलो ठीक है, बाकी ये देखोगे, फिर 5 मिनट बाद मिलते हैं। इंट्रोडक्शन ही देंगे आज, बाकी फिर कल होगा कुछ भी। क्या हो गया, इतने में ही दिमाग प्रोसेस हो पा रहा है? नहीं था नहीं। मुझे दिख रहा था, छपक रही थी यार, दिख रहा है। कोई नहीं, तो एक बार टाइम क्या था। आज सब लोग ही गा देंगे ना। पाल के ना और एक सीरियस होकर बैठा है। ये क्या है लेकर डाल का मंडी का खाना मेरा भी पता नहीं है ऑनलाइन ले लेते ना ऑनलाइन लग लग स्टैंडर्ड पे क्या मेरे को नहीं समझ आए हफ्ते तक अल्लाह ऐसे ही निकल गया। क्या है? क्या है? डर जा रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं भी खा रहा हूँ। भाई मैं क्या करता हूँ, ऑलरेडी इसमें से 3 बचे थे, उनको बताता हूँ। 3 बच्चे तो क्या है नहीं नहीं यार, 2 मिनट बैठ के मैं बताता हूँ। वैसे तो मैं क्यों अभी पैसे तो क्या हो मेरे थोड़े ही है कि मैं छोड़ दूंगा ये तो। वैसे क्या ही करते हो, ड्रेस के देख, ड्रेस के खाइए, मैं तो बहुत नहीं भाई, कल मेरा चेकअप हुआ, मेरे बेबी के साथ है तो और नहीं हुआ है। ऐसे घर में लगे हो? मेरे भी नहीं करते। वही तो मैं बोला, बस सो, अच्छी नींद लेनी है, प्रोटीन खाना है। वो तो तेरे भी तो झड़े थे। तो मेरे रुपया भाई खत्म हो गए थे। ना ना क्या पता। हमारे पास अपने भाई का बोल के प्रोग्राम पता भाई कौन सा सिनेमा यूज कर रहा है। हाँ हाँ भाई बोल रहे, और क्या। मैं भी लेके अरे ईयरफोन प्रोटेक्ट कितने का था? हाँ ईयरफोन 250 का। अबे छोटी बोतल है। क्या हो गया, तभी तो वैसी बात है। अपने बालों पे ध्यान देके दूसरों को देखेगा। मेरे तो भाई ठीक है, ध्यान दिया, रिकवर हो रहे ले जमा कर नहीं क्योंकि जमा कर लेता जरूरत नहीं है। ले सकते हैं। हाँ कैंसर तो हो जाता उनको एलोपेशिया होता है, यहाँ से बाहर चले जाते हैं, फिर मजाक करने है। का। सोनाली बेंद्रे भी गंजी हो गई। हमारी तो शादी हुई थी। सोनाली बेंद्रे गंजी हो गई है, न्यूयॉर्क में इलाज चल रहा है, कैंसर है। कल लेना कल बस लीना करने को बैठा है, कैंसर में ना बाल फूट के दे रहे हैं, इसलिए गंदी हो जाती हाँ है। वो भी था ना, ऐसे तो मुझे ना नुक्कड़ शर्मा को कैंसर था। तो हाँ वो सब गंजी हो गए थे। लड़की इसलिए होती है कि बाल
नशे करके आएंगे अबे तो बोल दिया ओ अच्छा तू अच्छा मीटिंग पे है क्या भाई मैं तो बोल पर ऐसा हो गया हासिल एक भी नहीं आता मुझे ऐसा मुझे तो बोलता नहीं तो सुनते हो तेरा भी दिमाग खराब है गलती गलती एक इतना गैप कोई क्या पढ़ रहे हो पढ़ते ही रहो क्या इंडिकेट पता क्या करते पता मेरे हाथ में है उसका अकाउंट मेरा भाई अपने तो क्यों मत सोचे क्या करते भाई क्या करते भाई ये बता सबसे बकवास है देखने लायक नहीं सिर्फ लीवा को देखने लायक क्या मजा आता है बोला नहीं खत्म कैसी दोनों भाई भाई लगते हैं एक भी अच्छा छोटे बड़े एरन अच्छा है बड़े लीवा अच्छा बेस्ट फीमेल टाइटल को हार्ड दे मैं तो विचार जो फिर वो देखी लीवा की बैकग्राउंड स्टोरी देखिए अभी पहला ओ भाई वो कहने के साथ लड़का उस समय एरविन आता है उस एफेक्ट अच्छा एरविन एरविन उसे पकड़ने आता भाई है मतलब क्या है पर उसकी स्किल से इम्प्रेस कर पहली बार तो बच्चे भी एक्टर में नीचे रहते भाई कल्याण पे 7 डेडली sin देख रहा है 7 डेडली ये है कौन भाई देखा है ये है कौन ओ ये है कौन कोई भाई मतलब ये दम ले ओ ले भाई मेरा कहता पर मार क्या मैं पैसे खाते हैं बेटा मगे किसके लिए किया आपका भी योगदान है अपने भी ये का बॉडी तो मना कर रही है ये बोलते हैं कि हम तो बड़ा नहीं हुआ भाई कोई पॉल्यूशन नहीं हुआ दिवाली के मैंने बहुत गंदगी रहती थी ना उसकी गंदगी खाई है अरे बहुत गंदी पहले से गंदगी रहती काम अरे पता है न्यूज रिपोर्टर है ना पता है क्या करते हैं दिवाली का अगले दिन इंडिया गेट के पास जाके उनसे लाते हैं कि आज एक ही हुआ है 800 है 900 है 1000 है मैं बोलता हूँ भाई तो हमेशा इंडिया गेट ही क्यों जाते हैं ये लोग जब देखो इंडिया मैंने गेट पार्टी में गया था रिजेक्ट किया तब तो हो गई पहले चुपचाप पार्टी बात तो यमुना साफ हो गई कभी भाई ये लोग साफ हो गई देखा ये बीजेपी राज में होता है कट पूजा से 4-5 दिन पहले नहीं भाई जाती है ये सच बोलना अबे ओरिजिन वाइज ओरिजिन सच कोई पार्टी नहीं है लेकिन मैं ना पाए है अरे भाई ठीक है ओरिजिन में बोलना सेलिब्रेट नहीं बोलना करना आप मेरे पास देख लेंगे अरे क्या ना तेरे नहीं सेलिब्रेट करना पार्टी नहीं और ग्लोरी के बाद दिखा दो ठीक है पढ़े नहीं इनको नहीं बना के कोई सब है भाई ओरिजिन वाइज अबे किसी किसी आर्ट होता है वहां पर मेरी मम्मी नहीं करती वो तो जाएगा और ये पर बेकार अपनी बहन की नहीं अभी तो दिल्ली में गड़बड़ी दिल्ली में आया
ठीक है तो बताया था हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग और वहीं के वो करते होंगे। थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा ना। कोई नहीं, 10 मिनट उसके बाद छुट्टी कर देंगे। ठीक है, हफ्ता। चलो फोन बंद कर लो। आ गए क्लास में ही है। हो गया ब्रेक खत्म। अब क्लास के बाद बात कर लेना। हाँ तो 10 मिनट पढ़ लो। तो बच्चे में 10 मिनट भी बात करने में ओ भाई। जिसको जाना है जा सकते हैं, जिसको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर नाइस रिप्लाई। ठीक है। हाँ कितना जूम करते इसको। तो तुम लोग जितना भी अरे नहीं ये क्लास चल रही है रिकॉर्ड दिख नहीं रहा ऊपर क्या लिखा है यही पढ़े वॉइस यार वॉइस क्या लिख रहा है ऊपर क्या लिख रहा इससे ज्यादा नहीं कर सकते। चलो इधर देखो, हो गया। ठीक है, मशीन लर्निंग में टाइप देख रहे थे हम लोग। हमने बताया था कि कभी कभी ये क्या होता है, आप 4 पार्ट्स में भी डिवाइड करते हो और कभी कभी 3 पार्ट्स में रहता है। तो सुपरवाइज में क्या था, अगर कंटिन्यूअस रहेगा तो टारगेट वैल्यू कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते थे, रिग्रेशन बोलते थे। इसका एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जैसे हाउस प्राइस। ठीक है, अगर आप प्राइस किसी भी चीज का प्रेडिक्ट करते हो तो हमेशा क्या आएगा कि डिस्टिंक्ट नंबर्स ही आएंगे, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, रिग्रेशन का एक एग्जांपल। इसी तरीके से अगर टारगेट वेरिएबल क्या है, कैटेगरिकल है ना, तो हमारा किस टाइप का प्रॉब्लम बनेगा, वो क्लासिफिकेशन बनेगा। इसका एग्जांपल यहाँ पे मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग मतलब फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है, एमआरआई निकलवाया है। अब एमआरआई या सीटी स्कैन जो भी है, अब इसके बेसिस पे बताना है कि इनको कैंसर है या नहीं, या फिर उसका कि कौन से स्टेज का कैंसर है, स्टेज 1 2 3। तो ये क्या होगा, उसके बेस पे आप क्या करते हैं, चीजें बताते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन के बेस। इसी तरीके से अनसुपरवाइज हो गया, जिसमें क्या होगा, टारगेट वेरिएबल ही नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो हम 2 तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लस्टर और एसोसिएशन। क्लस्टर का मतलब आपको पता है, ग्रुपिंग्स। क्या ग्रुप बना सकते हैं, जैसे एग्जांपल है कस्टमर सेगमेंट का जो हमने बनाया था, कि हमारे पास क्या था कि मॉडरेट, प्रीमियम और चीप कस्टमर का सेगमेंट हमने बनाया था, ग्रुप का अलग। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है मार्केट में कि उसका जो कैरेक्टर होगा वो सेम नहीं होगा, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, हम सेम बास्केट पे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप क्या करते हो, फ्लिपकार्ट से लैपटॉप बाय करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंड करता है वो पीसी के साथ क्या करता है, माउस, कीबोर्ड और वारंटी कार्ड। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उनका लैपटॉप से कैरेक्टर तो मैच नहीं करता, तो फिर उसका सिमिलर क्यों दिखाता है, क्यों, क्योंकि जो उसका बाइंग फ्रीक्वेंसी है इसके साथ ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब ये इसके साथ क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, मतलब इसका कुछ ना कुछ इसके साथ रिलेशन है। क्यों है, क्योंकि हमने रियल वर्ल्ड में देखा है कि जो लोग बाय कर रहे थे लैपटॉप के साथ माउस और वारंटी कार्ड भी बाय कर रहे थे, तो जब भी कोई नया बंदा आएगा लैपटॉप बाय करने तो मैं क्या करूँगा, उसको एज अ रिकमेंड ये करूंगा। ठीक है, क्या आप इसके साथ ये भी बाय कर सकते हो, तो आपको क्या होगा, कुछ और भी प्राइस क्या होगा, ड्रॉप होगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कंपनी को, तो उसकी सेल्स बढ़ेगी, मार्केटिंग। तो ये चीजें होती है। तो इसी इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मार्केट बास्केट एनालिसिस। मतलब
एक बास्केट में, ये एक बकेट में आप कितने अलग अलग चीजें रखते हैं और एक दूसरे पे कितना रिलेशन है, ठीक है, तो वो चीजें रखते हैं, ठीक है। देन सेमी सुपरवाइज में मैंने बताया था टारगेट वेरिएबल्स होंगे, तो कुछ होंगे और कुछ नहीं भी। अगर आप सबको लेबल कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, क्लासिफिकेशन। अगर सबको अनलेबल कर दोगे तो क्या बन जाएगा, क्लस्टर के बेस पर। इसमें टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, जैसे आप देखते हो कि आप क्या करते हैं, फीडबैक के बेस पे देखना चाहते हो कि हमारा जो फीडबैक है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, तो क्या होगा, एक तरीके का क्लासिफिकेशन। फिर हमारे पास क्लस्टर, ये क्या होगा, नेम फाइंडिंग ऑन जीपीएस डेटा। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या होगा, क्लस्टर बना सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल अगर ये क्या है, सिमिलर है डेटा, उन्होंने जीपीएस का एग्जांपल दिया। जीपीएस का क्यों, क्योंकि जहां पे हमारे पास क्या होगा, खाली लैंड होगा, आप क्या कर सकते हो, फाइंड करके वहां पे बता सकते हो कि ये क्या है, खाली एरिया है ना? अब उसके बेस पे क्या होगा कि अगर वो गवर्नमेंट का होगा तो गवर्नमेंट सेल कर सकती है, अगर वो प्राइवेट होगा तो प्राइवेट के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उनसे बाय कर सकते हैं ना? ताकि क्या हो कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट है उसके आसपास लगाना रहेगा तो हम लगा सकते हैं। रीइंफोर्समेंट में आपको पता है कि चीजें क्या होंगी, आपके पास टारगेट वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा भी तो आप क्या करते हो, क्लासिफिकेशन, और नहीं होगा तो कंट्रोल के बेस पे करते हैं। कंट्रोल में क्या होता है, कंट्रोल में क्या होता है कि बेसिकली आप क्या करते हो, उसको बताते हो रिवॉर्ड और पेनल्टी के बेस पे। अब उसी से वो सीखता है एंड देन उसी के बेस पे क्या होगा कि आपकी चीजें रिजल्ट आएंगी। जैसे रिजल्ट में क्या है, ड्राइवरलेस कार का एग्जांपल है, ठीक है? तो यहाँ पे सबका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, तो आप ये देख सकते हो। हाँ, बिना ड्राइवर के चाइना में ज्यादातर चलती है, यूएसए में चलती है। यूएसए में। बट वो एक लिमिट में चलती है ना, तब तक वो भी आ गई है, विदाउट ड्राइवर रहेगा ही नहीं। ये है। अब यहाँ पे क्या रहता है कि जो भी चीज आप मशीन लर्निंग में सॉल्व करोगे तो उसमें दो तरीके का मॉडल बनेगा, ठीक है। हमारे पास क्या था, मॉडल जो बनेगा वो दो तरीके से बनेगा, पहला होगा पैरामीट्रिक और दूसरा होगा नॉन पैरामीट्रिक। अब इसमें पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक किसको बोलते हैं वो हम एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था, याद है, y इक्वल टू mx प्लस सी का, है ना। अब इसमें आपके पास डेटा क्या होता था, मान लो मेरे पास क्या है, एरिया है, और इसकी वजह से आपको प्राइस प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो एरिया मान लेते हैं 4, इस तरीके से उसकी वजह से प्राइस 2CR 3CR 2.5। अब इसके बेस पे क्या है, ये x हो गया और ये y। अब इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ पैटर्न दिखेगा, और बाय डिफॉल्ट आपको पैटर्न क्या दिखता है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे क्या होगा, अमाउंट भी बढ़ता है। तो हमेशा रिलेशंस यहाँ से कुछ इस तरीके से दिखेंगे। तो इसमें आपके पास क्या क्या गिवन है बता सकते हो डेटा के अकॉर्डिंग। एक m आपको गिवन होता है, सॉरी y और x गिवन होता है। अब ये m और c क्या होता है बता सकते हो। सर वो इंटू इंटू करने का काम जैसे आप पैटर्न बना रहे थे, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का बना रहे थे, इससे पहले एक देखा था, इसके साथ क्या था, x के साथ बाय डिफॉल्ट 1 पर दिखता है ना, क्योंकि ये क्या है, एक लाइन इक्वेशंस को फॉलो करता है, ये कॉमन पैटर्न है। अब इसमें क्या है कि जो m और c है, ये c जो रहता है वो बताता है कि y कहाँ पे कट है। जो भी आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, कि मान लो जो भी हमारे पास क्या होगा, x और y होगा, कोई ऐसा भी पॉइंट होगा जहाँ पे क्या होगा कि हमारा x 0 होगा तो y भी हमारा कुछ ना कुछ होगा, या तो x 0 है तो y 0 होगा, या तो x कुछ है तो y की जगह पे कुछ ना कुछ होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट। कि एटलीस्ट अगर हमारा x 0 है तो y हमारा कितना हो सकता है। मान लो आप क्या कर रहे हो, घर बाय करने जा रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि y हमारा कुछ ना कुछ मिनिमम होगा, है ना। एक आप देखते हो टोकन मनी भी लगता है, मान लो 5000 का टोकन मनी, चाहे आप घर खरीदो या ना खरीदो, 5000 का टोकन मनी रहता है, वो कभी कभी नॉन रिफंडेबल भी रहता है। तो जब भी आप क्या कर रहे हो, बाय करने जा रहे हो, तो एटलीस्ट आपका क्या होगा कि आपने जो अमाउंट दिया था वो क्या है, 5K है। अब उसके बेस पे आपको कोई भी लैंड नहीं है, जब तक आप पेमेंट नहीं करते तब तक। तो ये क्या होगा, एक मिनिमम अमाउंट हो गया जो क्या था, एक्स 0 होने पे रहता है, ठीक है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। सेकंड हमारे पास क्या रहेगा,
अब एक क्या रहता है हमारे पास, ये एम रहता है। एम क्या बताता होगा, जल्दी से बताओ, एम क्या बताता होगा, याद है? अब ये जो लाइन है वो कितना टिल्ट होगा, मान लो ये यहाँ से भी जा सकता था, इस तरीके से भी तो जा सकता था, इस तरीके से भी तो जा सकता था, इस तरीके से भी तो जा सकता था, इस पॉइंट से। अब यहाँ पे देखो कि हर एक लाइन में क्या है, स्लोप का डिफरेंस। ये इसका इतना स्लोप है, इसका इतना है, इसका इतना डिग्री है। इसका इतना है ना। अब ये डिग्री क्या करता है, पैटर्न ही बताता था, है ना, कि वो किधर डायरेक्शन होगा। तो हमें क्या होता है कि एक लाइन जब बनाते हैं तो उसका दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, कि वो वाई पे कहाँ कट कर रहा है और उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो यही दो चीज हम क्या करते हैं। अब इसी के बेस पे क्या होता है कि आपको पैटर्न मिलता है, ठीक है। मान लो मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक पूरा डेटा रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डेटा है, और एक और हम बना लेते हैं यहाँ से, कुछ यहाँ पे इस तरीके से डेटा है। अब ये पूरे डेटा को कौन सा लाइन कवर कर सकता है, इसमें एक लाइन में ये देता हूँ, हाँ, ये इतना ही, बस। तो कौन सा लाइन अच्छे से कवर कर पा रहा है। बस, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सेकंड वाला आपको अच्छे से दे रहा होगा, क्योंकि ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास कौन सी चीजें हैं जो लाइन को हम बार बार शिफ्ट कर सकते हैं, लाइन को बार बार इधर से उधर शिफ्ट करने के लिए हम कौन कौन सा वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मान लो हमें 3 लाइन बनाने हैं, तो तीनों लाइन में क्या डिफरेंस होगा, वाई और एक्स आपका गिवन है, ये तो आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो आप एम और सी को चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, लाइन इधर उधर शिफ्ट होगा, है ना। तो आपने क्या किया है, एम और सी को ही चेंज किया है। तो आपके पास क्या होता है, कुछ चेंज करने के लिए पैरामीटर्स, है ना। तो ये जो पैरामीटर्स चेंज करने के लिए होते हैं, तो यही चीज हमारा क्या होता है, पैरामेट्रिक मॉडल्स होते हैं, कि जिसमें आप क्या करते हो, कुछ वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब ये चीज क्या रहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला में अगर देखोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, बचपन में जो पढ़ा था, डायरेक्शंस, कि ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा कोऑर्डिनेट के बेस पे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 करते थे। अब इसमें क्या है कि कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जो आप चेंज कर पाओ, आपके पास क्या होगा, x और y गिवन होगा। अब इसमें मुझे कुछ भी चेंजेस करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे इसमें m और c हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते थे, इसमें क्या हम चेंज कर सकते हैं, नहीं, ये तो ये नहीं कर सकते। हाँ सर सर, जैसे वो डेल्टा डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स कहना उसका फॉर्मूला यूज। ये बताओ, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये तो फिक्स होगा ना। क्यों क्यों, फॉर्मूला तो यहाँ पे भी है, तो ये तो माना है। और के अंदर आए। सोच रहे थे लेकिन मैं देख रहा था, सर वो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई वाला है। ये चीज अभी हमने पूछा ही नहीं है, वो फिर ये इक्वेशन और वो इक्वेशन से, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, हम इसमें नहीं कर, क्यों नहीं कर सकते, एक्स वाई हमारे पास क्या होता है, गिवन होता है, और चूंकि अगर उसको चेंज करोगे मतलब आप क्या करो, मार्केट के डेटा के साथ चेंज करो, है ना। तो उसको तो हम कभी भी चेंज नहीं, तो हमने यहाँ पे एम और सी के बेस पे क्या कर रहे हैं, परफेक्ट लाइन फाइंड कर पा रहे हैं। और यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली आपका क्या होगा, इक्वेशन के बेस पे होगा। अब चाहे ये डायरेक्ट आपको सही आंसर दे या, तो इसमें क्या हो गया, कोई भी पैरामीटर नहीं है जिसको आप चेंज कर, ये क्या हो गया, नॉन पैरामेट्रिक मॉडल, और ये क्या हो गया, पैरामीट्रिक मैप। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, और भी मॉडल्स कि जिसमें आपके पास क्या होगा, ऑप्शंस होगा कुछ पैरामीटर्स को चेंज करने का, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पैरामीट्रिक, जिसमें नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं, नॉन पैरामीट्रिक। ये जो दोनों है, ये भी क्या है, ये एमएल मॉडल है। तो ये एमएल मॉडल पहला हो गया, ये एमएल मॉडल, इसको हम लोग आगे जाके केएनएन भी डिस्कस करेंगे। केएनएन, के नियरेस्ट नाइबर, कि जिसका क्या होगा, नियरेस्ट होगा वही क्या होगा, उसका क्लास होगा, तो वही क्या होगा, उस डेटा का क्लासिफिकेशन होगा। तो ये बताओ, ये दोनों इक्वेशन इजी है, अगर ये इजी है तो मतलब मशीन लर्निंग भी आपके लिए इजी है। हाँ जी, अंडर रूट ही तो कर। बहुत हो गया सर। सर आपकी परफेक्ट वीडियो हो रही है। सर 4 घंटे हो गए सर। इसीलिए चाइनीज कल क्या है, सैटरडे,
एक संडे है। सर हम और अभी तो पाइथन सर हम से पढ़ के आएंगे आप कितना लेट करोगे उतना लेट, सिंपल सी लॉजिक। कोई बात नहीं इधर पैरामीट्रिक्स में मैंने बता दिया था एग्जांपल के साथ, कुछ जो मॉडल्स होंगे जैसे लीनियर का बता दिया, इसके अलावा लॉजिस्टिक होगा, नई बायस होगा, सपोर्ट वेक्टर मशीन होगा और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, इसमें कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो आप रीड आउट कर लोगे, ठीक है। नॉन पैरामीटर इसी तरीके से होगा, इसमें क्या होगा कि नो फिक्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे, ठीक है? जैसे केएनएन हो गया, डिस्लेप्टी हो गया, रेंडम फॉरेस्ट, एसवीएम और गॉसियन हो गया, ठीक है। इसका भी क्या है एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको मिल जाएंगे। इंप्लीमेंट कैसे करना है वो हम लोग धीरे धीरे आगे सीखेंगे, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है थोड़ा सा डिफरेंस है कि आप अपने हिसाब से डिफरेंस देख लो। ये लास्ट है, इसके बाद छुट्टी करेंगे, ठीक है। ये एक डायग्राम है जिसके बेस पर आप क्या करते हो चीजें सीख। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब मार्केट से आपको डेटा मिलेगा, अब उसके बेस पर आप डिसाइड करते हो डेटा आएगा या तो लेबल होगा या तो नहीं। लेबल होगा तो सुपरवाइज पे जाएगा, अगर लेबल नहीं होगा तो सुपरवाइज में क्या देखते हो कि वो कैटेगरिकल है या क्वांटिटी वाला है। अगर कैटेगरिकल है तो क्लासिफिकेशन पे जाएंगे, और जो अलग अलग क्वांटिटी होंगे क्वांटिटी है तो रिग्रेशन के बेस पे, रिग्रेशन के बेस पे जाओगे। सुपरवाइज रहा तो ग्रुपिंग और लोअर डायमेंशन, ठीक है। ग्रुपिंग मतलब क्लस्टर करोगे, डायमेंशंस मतलब अगर आपके पास 10 कॉलम्स है तो उसको 5 या 3 कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं लोअर डायमेंशन, ठीक है। पीसीए होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, कि आप क्या करते हो चीजें डिफाइन करते हो जिसमें वेरिएंस कम होगा। बस क्या एग्जांपल रियल वर्ल्ड में एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं बता रहा है जो आपको टेक्निकल होगा। ये भी चीजें में प्रॉब्लम कर रही है तो फिर अच्छा जी, इसमें क्या एडवांस था मैंने ये तो नहीं बोला, इसमें क्या एडवांस था ये बताओ। जो शुरू से डिस्कस किया वही चीज तो यहाँ पे ग्राफ में है। इट्स सो इजी, डैम इजी। तो एडवांस की चीजें मैंने अभी तक तो बताया भी नहीं है कुछ, और ना ही आज बताएंगे। सिंपली आपका एग्जांपल है, बाकी चीजें क्या है डेफिनेशंस फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये सारी चीज क्या होता है डेफिनेशंस फॉर्म में होते हैं, किसको फीचर्स बोलते हैं, किसका लेवल बोलते हैं, ठीक है। आपके पास मॉडल किसको बोलते हैं, आपका मॉडल कैसे बनता है, तो डेटा प्लस कुछ एल्गोरिथम यूज करोगे तो ये हमारा क्या बनेगा। देन एमएल में कुछ स्टेप्स होंगे जो आपको हमेशा फॉलो करना रहेगा। डेटा कलेक्शन, डेटा प्रिपरेशन, यहाँ तक का पार्ट आप ईडीए पे भी कर लेते थे। देन फिर आपका आता है मॉडल मॉडल जो है जो अभी ग्राफ दिखाया था कि आप क्या करते हो डेटा के बेस पे कौन सा मॉडल होगा वो इसी पे क्या आता है डिफाइन करते हैं। देन ट्रेन करते हो मॉडल को, ट्रेनिंग करने के बाद क्या करते हो क्रॉस चेक करते हैं कि हमारा मॉडल सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर सही से काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करते हैं पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं। ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है मैजिक कुछ भी जोर से मतलब हम क्या करेंगे कुछ ना कुछ चेंज करेंगे ताकि क्या हो हमारा जो रिजल्ट हो वो इम्प्रूव है ना, तो उसी को बोलते हैं पैरामीटर ट्यूनिंग। जैसे रिजल्ट इम्प्रूव होता है तब क्या करते हैं प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं, ओके ठीक है। तो वही सारी चीजें थी यहाँ पे, तो उसी का क्या है सारी चीजों के बेस पे डिफिनेशन है, ठीक है। बाकी एप्लीकेशंस आपको रियल वर्ल्ड में दिखता होगा, जैसे ट्रैफिक अलर्ट कि जहाँ पे क्या होता है देखोगे और आजकल क्या होता है कि ऑटोमेटिकली टाइमर लगा होता है कि कहीं पे 2 मिनट हो जाता है, कहीं पे क्या होता है 30 सेकंड, कहीं पे 2 मिनट का, इस तरीके से रहता है। तो बेस्ड ऑन द ट्रैफिक कि कौन से रूट में कब कितना ट्रैफिक होगा उसके बेस पे एनालाइज होता है, उसी बेस पे क्या होता है टाइमिंग चेंज होती है। दूसरा और क्या देखता होगा ट्रैफिक में, ऑनलाइन चलान करता है तो उसमें कैसे फोटो क्लिक करता होगा, उसके बेस पे कैसे वो नंबर प्लेट कैप्चर करता होगा, तो उसमें जो भी चीजें होती है वो क्या होता है एमएल की बेस पे, है ना। देन ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि आपका बेस्ट रूट कौन सा होगा, कि मान लो जो भी है ई कॉमर्स वाले वो क्या करते हैं कि डेली के बेस पे कुछ ना कुछ करते हैं भेजते हैं, तो वो अपना बेस्ट रूट देखेंगे कि हम किस तरीके से क्या करेंगे डेटा को देंगे ताकि अपना जो भी पार्सल है देंगे तो उससे क्या होगा कम टाइम और कम रिसोर्स होगा। जैसे ओला उबर हो गया तो क्या करता है छोटे बात देखता है ताकि क्या हो रिसोर्स और पैसा कम। प्रोडक्ट रिकमेंड जो हमारा क्या होता है ई कॉमर्स साइट करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट जैसे हो गया गूगल हो गया सीरी हो गया जिसका आप यूज करते हो, सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, डायनेमिक प्राइसिंग। अगर आप देखोगे दिवाली के टाइम में क्या था प्राइस लो हो जाता है हाई हो जाता है, देन ऑटोमेटिकली क्या होता है चीजें चेंज होती है, जो चीजों का क्या होता है सेल ज्यादा होता है ना ऑटोमेटिकली उसका प्राइस भी हाई हो जाता है। उसी बेस पे क्या होता है कि प्राइस को आप डाउन कर देते हैं वहाँ पे सेल की बेस पे। गूगल ट्रांसलेशन आप यूज करते हो, कोई भी क्या करते हो लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हो, तो ये भी क्या होता है हमारे पास ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग उसमें भी क्या आता है कि आपके स्ट्रीमिंग के साथ डायरेक्टली क्या आता है देखोगे आपका ट्रांसलेट क्या क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन,
जो भी चीजें रहेंगी वो आपका आने लगता है। तीसरा हमारा फ्रॉड डिटेक्शन जो रियल टाइम में होता है, जैसे क्या होता है कि आप कहीं से भी क्या होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है जो इलीगल रहता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपको मैसेज आ जाता है। अब आगे जाके जो चीजें पढ़ोगे, ये लास्ट है, इसके बाद छुट्टी है, ठीक है? ये हमारा एमएल का टॉपिक है। जो पहला हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग का, कि जब भी आप जॉब अप्लाई करोगे तो इसी तरीके से लिखा हुआ रहेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन में यही चीजें लिखी रहेंगी। तो आपको वहीं पे समझना होता है कि हम किस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं और कौन सा प्रोफाइल हम अप्लाई करेंगे। अगर आप एमएल के कोर पे जाते हो तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या फिर स्टैटिकल मॉडलिंग आपका मस्ट रहता है, वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है? उसमें सुपरवाइज अनसुपरवाइज का रहेगा। सुपरवाइज में क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और कितने मॉडल्स हैं, तो इस मॉडल का नाम आप क्या करते हो, याद रखें, ठीक है? अब कौन सा इंपॉर्टेंट होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी इसमें एक असेंबल होता है, असेंबल का मीनिंग क्या होता है बता सकते हैं? लेकिन मान लो एक मॉडल से सही से काम नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा मॉडल को आपस में कंबाइन कर देंगे। जब हम क्या करते हैं, मॉडल को कंबाइन करते हैं तो असेंबल मॉडल, तो उसमें बनता है बैगिंग और बूस्टिंग बनता है। और ये जो दोनों बनता है, अगर आप देखोगे तो डिसीजन ट्री से बनता है। यहाँ पे डिसीजन ट्री पढ़ोगे और इसी में क्या करोगे, मल्टीपल डिसीजन ट्री आपस में बनाओगे ना, तो रिजल्ट इंप्रूव होता है और प्लस आपका क्या होता है, एक्यूरेसी ज्यादा आता है। इसके अलावा क्या होगा, रीइंफोर्समेंट जो मैंने बताया था वो रहेगा। तो ये हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है? फिर आपके पास आता है न्यूरल नेटवर्क, कि आपके पास ये भी मॉडल फेल हो गया, ये भी फेल हो रहा है, मतलब एक्यूरेसी इंप्रूव हो ही नहीं रही है, तो हम क्या करते हैं, न्यूरल नेटवर्क पे जाते हैं। न्यूरल नेटवर्क क्या करता है कि हमारे ब्रेन का कॉपी करता है। जिस तरीके से हम कोई भी चीज सीखते हैं उसी तरीके से ये भी क्या करता है, सीखता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई भी पैटर्न सीख सकते हैं विदाउट एनी इक्वेशंस, ये भी वही करेगा। इसमें कोई इक्वेशंस नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर होगा, है ना? तो उसी के वजह से क्या होता है, इसको न्यूरल नेटवर्क होता है। लेकिन इसका भी एक रिक्वायरमेंट रहता है, क्या रहता है, इसका डेटा ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि वो पैटर्न अगर हम खुद से निकाल रहे हैं, हमें भी क्या होता है, कुछ चीजों में पैटर्न निकालने में टाइम ज्यादा लगता है, और जितना ज्यादा डेटा होता है उतना जल्दी हम क्या कर सकते हैं, पैटर्न निकाल सकते हैं, है ना? तो ये चीज क्या होता है कि इसका डेटा रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहता है, और डेटा बहुत ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, कंपटीशन भी ज्यादा लगेगा, तो कंपटीशन पावर भी ज्यादा है ना? जो एज ए ह्यूमन हमारे ब्रेन में दोनों चीजें होती है, इसीलिए हम क्या कर पाते हैं, न्यूरल नेटवर्क के बेस पे काम करते हैं। अब इसी में क्या होगा, अलग अलग मॉडल होंगे। अलग अलग मॉडल किस लिए होता है, अलग अलग काम करने के लिए। एज ए ह्यूमन अगर हम क्या करते हैं, इमेज को देखते हैं तो हमारा क्या होता है, अलग एरिया एक्टिव होता है ना? अगर आप टेक्स्ट पे बात करते हैं तो अलग एरिया क्या होता है, एक्टिवेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई पढ़ा रहा है तो थियोरेटिकल पढ़ा रहा है, या फिर क्या करता है, सिंपली टेक्स्ट बेस पढ़ाता है, तो क्या होता है, चीजें आपको थोड़ा सा कम समझ में आता है। और वही चीज विजुअल बेस पे दिखा के समझाए तो ज्यादा समझ में आता है। ऐसा क्यों रहता है? ज्यादा समझ सकते हैं, विजुअल एक कहानी सी हो गई। कि जो हमारे पास क्या रहता है कि विजुअल्स के बेस पे हम माइंड में ज्यादा देर तक चीजें याद रख पाते हैं। वही हमारा कौन सा माइंड होता है, वो कॉर्टेक्स होता है। उसी के बेस पे क्या होता है, कॉर्टेक्स बेस पे काम करता है। तो अगर आप टेक्स्ट के बेस पे काम करते हो तो आरएनएन एलएसटीएम परफेक्ट काम करता है। इमेज के बेस पे काम करते हो तो सीएनएन के बेस पे काम। अगर आप कोई नई चीज डेटा जनरेट कर रहे हो तो हमारे पास क्या था, गेन अच्छे से काम। तो इस तरीके से क्या अलग अलग चीजें, अब बाकी चीजों को कंबाइन करके काम करवाना चाहते हैं तो आगे जाके पढ़ोगे ट्रांसफॉर्मर, ठीक है? तो जो अभी हम लोग लेटेस्ट में कोई भी मॉडल यूज करते हैं वो होता है हमारा एलएलएम। एलएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज, ठीक है? और वो किससे बनता है, तो ट्रांसफॉर्मर से ही बना हुआ है, ठीक है? जनरेटिव है में भी। तो इतना ही क्या था, एक पूरा ओवरव्यू था जो आपका मशीन लर्निंग और ये जो न्यूरल नेटवर्क आता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं डीप लर्निंग, ठीक है? तो ये मशीन लर्निंग में जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी सॉल्व होगा। कोई भी चीज डिफरेंस नहीं, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ क्या डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे उसको सॉल्व करने का तरीका चेंज, लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगा, सेम। इतना समझ में आया? आज का क्लास इतना ही रखेंगे। आज फ्राइडे है सर, कल सैटरडे संडे छुट्टी सही है। रिकॉर्डेड और सर पीडीएफ आज बड़ी जल्दी में रहता हूँ। नहीं सर, नहीं है, बैठ जिंदगी बहुत